Assalamualaikum everyone. I hope you all will enjoy this session. First of all, हरम और अहमद का थैंक्स कि उन्होंने अच्छे तरीके से सेशन को पहले इंट्रोडक्शन दी और उसके अलावा जो है ये सेशन अरेंज करवाने के लिए क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अरेंज दिस काइंड ऑफ सेशंस। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान में ऐसी टेक कम्युनिटीज और ऐसे टेक इवेंट्स और सेशंस बहुत इसकी कमी है, खासकर वेब 3 में स्पेस में ब्लॉकचेन स्पेस में। तो ऐसे इवेंट्स जब मैं देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ और व्हेनेवर एनीवन इनवाइट्स मी एज अ स्पीकर तो मैं अपना टाइम निकाल के लाजमी उनको उनके सेशन को लीड करता हूँ। अच्छा, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस सेशन में जो है इट विल बी अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ों को कवर करके प्रैक्टिकल Depend. एस्पेक्ट्स ऑफ Depend. आई एम हियरिंग समवन्स वॉइस इन द बैकग्राउंड। तो फिर हम जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को Hello. थोड़ा सा थियोरेटिकली कवर करके उसके बाद जो है वी विल डू द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। लेट मी जस्ट म्यूट इट। वी विल डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसके लिए थियोरेटिकल पार्ट जो है उसके लिए आपके पास नोट्स होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने पास कोई कॉपी पेज हो तो वो साथ में रख लें और आप अपने साथ पेन भी रख लें तो साथ साथ में नोट्स लीजिए क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा कवर करना है। आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल इसको बिगिनर फ्रेंडली जितना बना सकूँ कर सकूँ वो कर लूँ। उसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी विल गिव वन लिंक्डइन प्रीमियम टू लकी विनर हेयर। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं तो वो एक तो एक्टिव रहें, फ़ोकस्ड रहें। जितनी चीज़ें यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, उसको आप एक्टिवली और फ़ोकस्डली उसको ग्रैस्प करें और सीखें क्योंकि मैं दरमियान में 2 बार आई विल टेक सम क्विज़ेज़। मैं आपसे कुछ चीज़ें उसी में से पूछूँगा जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सिखाया। तो जिसने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए या जिसने अच्छे क्वेश्चंस किए, जिसने ज़्यादा इंटरेक्शन शो की ड्यूरिंग द सेशन तो इंशाल्लाह फिर उसको हम वो लिंक्डइन प्रीमियम जो वाउचर है वो भी उसको हम इशू कर देंगे। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग। अच्छा, सबसे पहले देयर इज़ समथिंग। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है। साइमन सिनेक की एक बुक है स्टार्ट विद व्हाई। मैं जो भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन लाज़मी पूछता हूँ, व्हाय? ठीक है? वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स समथिंग दैट यू आर गोना परस्यू लाइक अगर आपको मेडिकल लेना है, तो यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाय, ठीक है? अगर आपको कोई फ़ील्ड चेंज करनी है, व्हाय? यू शुड ऑलवेज़ आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। विज़न आपका ब्रॉडर जो जिसको कहते हैं ना बिगर पिक्चर, वो आपको क्लियर होगा। तो हम ब्लॉकचेन सीख रहे हैं, हम ये सेशन करवा रहे हैं, तो व्हाई? यू शुड नो द व्हाई ऑफ द सेशन एंड व्हाई यू शुड लर्न ब्लॉकचेन, ठीक है? तो जब आपको व्हाई क्लियर होगा, उसके बाद जो है आपको सेशन लेने में भी मज़ा आएगा, ठीक है? और उसके बाद आपको चीज़ें समझ भी ज़्यादा आने लगेंगी। लेट्स सपोज़ अगर किसी बंदे को मैं कहता हूँ यू शुड रीड बुक्स, तो चांसेस है कि वो बुक्स नहीं रीड करेगा क्योंकि आई एम नॉट क्लिकिंग हिज़ व्हाई। लेकिन लेट्स सपोज़ एक बंदा है वो थोड़ा-सा मोटा है, ठीक है? उसको उसकी डाइट प्रॉब्लम्स है, वो सही से खाना नहीं खाता, वो वर्कआउट नहीं करता। तो मैं उसको कहता हूँ तुम्हें जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है फैट्स चढ़ गए हैं, ब बेली फैट्स हैं, ये वो है। तुम जो है तुम्हें डाइट पे एक बुक पढ़नी चाहिए। तुम्हें जो है वर्कआउट पे कोई बुक पढ़नी चाहिए और उसको मैं कोई अगर बुक सजेस्ट करता हूँ तो चांसेस है कि वो इंटरेस्ट भी शो करेगा, वो उस बुक को पढ़ेगा भी और मैं लेट्स सपोज़ अगर पढ़ेगा नहीं तो उसकी समरी एटलीस्ट देख लेगा। व्हेन यू क्लिक द व्हाई ऑफ समथिंग देन यू start showing interest and you're passionate about that particular thing. अच्छा, ब्लॉकचेन हम सीख रहे हैं तो व्हाई ब्लॉकचेन? अभी ब्लॉकचेन का व्हाई हमने जानना है कि व्हाई शुड यू लर्न ब्लॉकचेन? मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेवऑप्स है। तो ब्लॉकचेन जो है एज़ सच लोगों ने हमें सिखाया नहीं है, इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। जो भी बंदा ब्लॉकचेन पे बात करता है तो वो इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज़ करता है कि कोई अगर बिगिनर बंदा है तो उसको तो बिल्कुल वो सर से ही गुज़र जाती हैं। तो हम आज के सेशन में कोशिश करेंगे कि जो ब्लॉकचेन है उसको ऐसे इजी वर्ड्स में आपको समझाएं कि जो एटलीस्ट बिल्कुल स्क्रैच से फर्स्ट सेमेस्टर वाला बिगिनर भी है ना, उसको भी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। तो
ब्लॉकचेन जो है ब्लॉकचेन से पहले हम समझते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जब पहले नहीं था, तो अभी मैं आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। दिस वाज़ अ प्रॉब्लम। लोगों ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया और फिर जो है उसके लिए सॉल्यूशन जो इन्वेंट हुआ वो दैट वाज़ इंटरनेट कि जिसके थ्रू अभी हम मैं और आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है? सिमिलरली अ, ब्लॉकचेन भी दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कि जिससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज़ सबसे पहले लोग जो है हॉर्सेस पे ट्रैवल करते थे, जिसको टांगा भी कहते हैं, ठीक है? उस पे ट्रैवल करते थे। लेकिन जब गाड़ियाँ आई, जब व्हील इन्वेंट हुआ, उस टाइम पे जो है लोगों ने सोचा कि यार गाड़ी पे कौन सफ़र करेगा? गाड़ी जो है उसका इंजन होता है, वो इंजन जो है वो उसके बर्न आउट होने के भी चांसेस ज़्यादा है, ये महँगा भी है, ये है, वो है, बड़े उन्होंने ड्रॉबैक्स बताए। उनको वो प्रेफ़र ये करते थे कि हम हॉर्स पे ट्रैवल करेंगे, लेकिन गाड़ी और व्हील इन इटसेल्फ वाज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी कि जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। अभी आपको रोड पे कोई भी टाँगा नज़र नहीं आएगा। सारी जगह सर हर तरफ आपको जो है गाड़ियाँ ही नज़र आएँगी। सो अ टेक्नोलॉजी व्हिच कंप्लीटली चेंजेस एवरीथिंग इज़ कॉल्ड अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। सिमिलरली इंटरनेट जब आया, इसने रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया सब चीज़ों को। जैसे हम पहले एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते थे, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। अभी देखिए कोई हरीपुर में बैठा है, कोई फैसलाबाद में बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड। सो थिंक अबाउट दिस थिंग, दिस इज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा आप पाकिस्तान में बैठे हैं, व्लॉग्स में आप जो है नीदरलैंड को देख रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, ये पहले पॉसिबल नहीं था। बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, कम्युनिकेशन चेंज्ड and the way we live in the world right now completely changed. So blockchain B similarly is a disruptive technology which in near future will change each and everything. It will disrupt the complete industry and the complete way of living we are doing right now. वो कैसे? उसके लिए जो है थोड़ा-सा अभी जब मैं आपको थोड़ा-सा मैंने आपको आइडिया बता दिया व्हाई ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अभी वो कैसे वो जब हम थोड़ा-सा अभी आगे जाके जानेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अच्छा इस एस्पेक्ट में भी ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है, यहाँ पे भी ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है, यहाँ पे भी ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है। तो उसके बाद जो है अभी बात करते हैं थोड़ा-सा व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन है क्या? तो थोड़ा-सा मैं अगेन क्योंकि बिगिनर्स हैं आप लोगों में से काफ़ी लोग बिगिनर्स भी होंगे, ईज़ी टर्म्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पे लेट्स सपोज़ आज से कुछ साल पहले मैं हूँ और अहमद है, ठीक है? यहाँ पे मैं हूँ, सही, और यहाँ पे साथ में मेरे है अहमद। हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करना है। आज से तकरीबन 20 साल पहले ले लें आप लोग। तो अ, वो टाइम है कि अभी क्लाउड भी इन्वेंट नहीं है, डेटाबेसेस भी नहीं है और हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया कि और बता दिया गया कि आप लोगों को कोलैबोरेशन में इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। उस टाइम पे एमएस वर्ड था, ठीक है? एमएस वर्ड के थ्रू मैं अगर को फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है, ठीक है? ये एक फ़ाइल है और इसमें मैंने कुछ चेंजेस की। मैंने कुछ चेंजेस की, इसको जो है फिर मैं सेंड करूँगा अहमद को। अहमद इसको करेगा डाउनलोड, ठीक है? अहमद इसको डाउनलोड करेगा, उसके बाद अहमद इसमें चेंजेस करेगा। अहमद जो इसमें चेंजेस करेगा, उसके बाद वो उसको अपने लोकल ड्राइव में सेव करेगा और फिर उसके बाद वो जो है मुझे इंटरनेट के थ्रू भेज देगा। फिर जो है मैं उसमें अहमद के चेंजेस को देखूँगा, फिर जो है अपने चेंजेस देखूँगा कि क्या इसमें मसला है, फिर उसके बाद जो है कितना आप देख रहे हैं कितना हेक्टिक प्रॉब्लम है, कितना हेक्टिक मसला है। ये एक प्रॉब्लम थी कि जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए आई क्लाउड सिस्टम्स। अभी जो है अभी ये नहीं है कि ये एक फ़ाइल है, इसको हम अपलोड कर देते हैं क्लाउड पे। यहाँ पे लेट्स सपोज़ क्लाउड है, ठीक है? इसको हमने अपलोड कर दिया क्लाउड पे। अभी एट द सेम टाइम इसी फ़ाइल को मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसी फ़ाइल को मोहम्मद भी एक्सेस कर सकता है, नॉट ओनली 2 पीपल। इसको अगर आप चाहें तो 10 पीपल एक्सेस कर सकते हैं 20 पीपल एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर अगर जैसे गूगल डॉक्स होता है, एक फ़ाइल क्लाउड पे अपलोड होती है और डिफरेंट लोग जो है कोलैबोरेटिवली उस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक मसला था कि जिसको सॉल्व किया क्लाउड सिस्टम्स ने, डेटाबेसेस जब आई। लेकिन इसमें भी अभी एक मसला है। इसमें एक मसला ये है कि ये एक जगह पे जाके अपलोड हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक सेंट्रल कंट्रोल आ गया इस हमारे डेटा पे, हमारी इन्फॉर्मेशन पे। लेट्स सपोज़ अगर
खुदा ना ख़ास्ता ये जहाँ पर हमारी ये फ़ाइल पड़ी है, जहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट डेटा है, ये जो है यहाँ पर दुनियावी जो वो होते हैं अर्थक्वेक वग़ैरह से, ये डेटा हमारा लॉस हो जाता है, उड़ जाता है। एक तो ये रीज़न है, उड़ सकता है। दूसरा ये है कि अगर हैकर को ये डेटा चाहिए तो उसको एक ही पॉइंट पे उसको अटैक करना होगा, ठीक है? उसको एक पॉइंट पे बस यहाँ पर अटैक करेगा और ईज़िली यहाँ से वो डेटा ले सकता है। तीसरा इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर ये जो डेटाबेसेस हैं, इसमें आप जो है ईज़िली डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज़ अगर मैं किसी दुकानदार के पास गया, उससे मैंने 500 का आटा लिया और उसने खाते में लिख लिया, क्रेडिट पे मैंने लिया, 500 का लिख लिया। लेकिन कल को तकरीबन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब उसके पास मैं गया, उसने बड़े चालाकी से 500 को 600 कर दिया। 5 को ऐसे 6 बना दिए कि वो पता ही नहीं लगे। तो मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता हूँ कि यार इसने इसमें चेंजेज़ किए। अपडेट तो हो गया लेकिन मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसमें मसला है। इसमें अपडेट चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम इन सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच कि जिसमें आप जो है आपका डेटा ईज़िली जो है वो मतलब डैमेज भी हो सकता है। दूसरा इसमें मसला ये है कि हैकर्स ईज़िली एक जगह से इसको ईज़िली हैक कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ फेलियर है। एक जगह पे हैकर को अटैक करना है और आपका डेटा वहाँ से वो ईज़िली हैक कर सकता है। तीसरा इसमें बहुत बड़ा मसला यही है कि चीज़ों को अपडेट किया जा सकता है। मैंने मैंने कुछ और डेटा डाला होगा लेकिन पीछे से जो है उसी कंपनी के किसी ने एम्प्लॉयी ने उसमें चेंजेस कर दिए लेट्स सपोज़। और चौथा इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि ये बड़ा हमारे पास नहीं है। जब आप पहला जो अप्रोच था ना जिसमें आप एमएस वर्ड में कर रहे थे तो वो आपके लोकल सिस्टम में वो फ़ाइल स्टोर थी। लेकिन यहाँ पर तो आपके सिस्टम में फ़ाइल स्टोर ही नहीं है। आपने कभी देखा है कि आपके लोकल सिस्टम में गूगल डॉक्स में जब आप फ़ाइल स्टोर करते हैं, तो वो आपके लोकल सिस्टम में नहीं होती है, वो एक लिंक होता है, उसको आप लिंक को विज़िट करते हैं और वहाँ से जो है वो आपके सामने फ़ाइल शो हो जाती है। तो वो आपके लोकल सिस्टम में स्टोर नहीं है। वहाँ पर गूगल का लेट्स सपोज़ कोई सर्वर है या क्लाउड सिस्टम पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपकी ये फ़ाइल जाके स्टोर हो रही है और अपडेट हो रही है। तो ये डेटा आपका है लेकिन स्टोर गूगल के पास है। तो ये कुछ मसले थे सेंट्रलाइज़ अप्रोच में कि जिसमें चीज़ें एक एक बंदे के जब कब्ज़े में आ जाती है ना, तो वो जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकता है। कल को ये गूगल जो है आप देखते हैं हमारा जो डेटा होता है उसको सेल करता है फॉर एडवर्टाइज़िंग पर्पसेज़ और इसको मोनेटाइज़ कर रहा होता है। हमारे जो बातें करने का डेटा होता है, लेट्स सपोज़ आपने फ़ेसबुक को माइक्रोफ़ोन का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है? तो माइक्रोफ़ोन का एक्सेस जब आप देते हैं तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें आप बातें कर रहे हो, दिस इज़ अ डेटा। ये उनके पास जाता है एंड दे सेल दिस डेटा टू एडवर्टाइजर्स। आपने शूज़ की बातें की, शूज़ के आपको कुछ टाइम बाद एड्स शो होंगे। व्हाई? बिकॉज़ दे कलेक्टेड दिस डेटा फ्रॉम यू एंड देन दे सेल दिस डेटा टू डिफरेंट अदर कंपनीज़, एडवर्टाइजर्स एंड दे मोनेटाइज़ योर डेटा दिस वे। इसी तरह सिमिलरली आपने जो है अपने कैमरा का एक्सेस दे दिया, ठीक है? सिमिलरली आपने जो है अपने सर्च हिस्ट्री का एक्सेस दे दिया, कुछ भी। तो ये डेटा आपका जा रहा है सेंट्रलाइज़ इनकी इनके पास और इनके पास स्टोर हो रहा है और इसको आगे जाके वो मतलब मोनेटाइज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताई जिसकी वजह से ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन है क्या? इसको हम थोड़ा-सा सीखते हैं कि ब्लॉकचेन असल में है क्या? इसको थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात करते हैं ब्लॉकचेन पे। ये जो मसले हमने बताए ना, इसका सॉल्यूशन देता है बेसिकली ब्लॉकचेन। पहले एक सेंट्रलाइज़ अप्रोच तो आ गई कि एक मसला था कि हमें साइमल्टेनियसली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका हल तो आ गया। लेकिन अभी एक और भी मसला है कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो उस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, डेटा हमारा है लेकिन उसकी ओनरशिप किसी दूसरे के पास है, वो उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं, ये कुछ मसले थे। तो जिसको सॉल्व करने के लिए आया है ब्लॉकचेन। अच्छा ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज़ है। अभी लेट्स सपोज़ यही सर्वर को की मिसाल आप ले लें कि ये एक सर्वर नहीं है। इसी सर्वर की मैं एक और कॉपी बना देता हूँ, 2 हो गए। 2 से मैं 4 कर देता हूँ, 4 से मैं 8 कर देता हूँ, 8 से मैं 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 एंड यू कीप ऑन मेकिंग मोर कॉपीज़ ऑफ इट। अभी क्या हो गया और ये सिर्फ़ मैंने इसकी कॉपीज़ नहीं बनाई। एक डेटाबेस को मैं सिंगापुर में रख देता हूँ, एक डेटाबेस को मैं रख देता हूँ दुबई में, एक को मैं रख देता हूँ चाइना में, एक को मैं रख देता हूँ यूएसए में, ठीक है? थ्रू आउट द वर्ल्ड मैंने ये जो डेटाबेसेस थी इसको डिवाइड भी कर दिया। अच्छा अभी ब्लॉकचेन की टर्म्स में थोड़ा-सा आपको चूँकि टेक्निकल भी बना है, ब्लॉकचेन की टर्म्स में डेटाबेस को अब मैं नोड बोलूँगा। जो पहले डेटाबेस थी, उसको हम नोड बोलेंगे, ब्लॉकचेन की टर्म्स में। तो लेट्स सपोज़ मैंने आपने डेटा स्टोर किया लेकिन अभी वो एक जगह पे जाके स्टोर नहीं होगी। तो एक जगह पे स्टोर हुई लेकिन उसकी कॉपीज़ तकरीबन 100, 200, 1000 जितने भी नोड्स रनिंग है
उस पे उसकी कॉपीज़ भी स्टोर होंगी। और वो नोड्स एक जगह पे नहीं है कि मतलब यूएसए में सारी की सारी नोड्स रन कर रही है, जो है एक जगह चाइना में सारी की सारी नोड्स रन कर रही है, ऐसा नहीं है। कुछ नोड्स एक कंट्री में हो सकती है, कुछ एक सिटी में हो सकती है, कुछ दूसरे कंट्री में हो सकती है। तो वो नोड्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि जब लेट्स सपोज़ आपने कोई डेटा की एंट्री की, कोई ट्रांज़ैक्शन किया, कोई कोई भी डेटा की एंट्री की, एक जगह पे वो उसकी एंट्री हुई और बाकी सब जगह पे जो है वो डेटा जो है कॉपी हो गया। तो जब कॉपी हो जाता है, एक जगह में अगर कोई चेंजेस करता है तो बाकी सबके पास तो उसकी कॉपी पड़ी है। अगर कोई अपडेट करता है ना कुछ एक जगह पे, तो 1000 जो बाकी नोड्स हैं न न 1000 में से 999 बाकी जो नोड्स हैं उनके पास तो कॉपी पड़ी हुई है। तो वो इसके साथ अपनी कॉपी को मैच करेंगे। एक भी मैच करेगा, दूसरा भी मैच करेगा, तीसरा भी मैच करेगा। तो जब मेजॉरिटी कहेंगे कि यार हमारे पास तो डेटा ऐसा है, तुम्हारे पास डेटा चेंज है, तो वो इस वाले नोड को ईज़िली निकाल देंगे। तो इन दैट वे नो वन कैन टेम्पर विथ योर डेटा। कोई भी आपके डेटा को अपडेट नहीं कर सकता। दूसरा जो मसला था कि एक बंदे की का कंट्रोल था आपके डेटा पे। और जो थोड़ी देर पहले हमने बात की कि लेट्स सपोज़ ये एक डेटा है। इस पे जो है ये एक डेटा है, इस पे गूगल का कंट्रोल है, डेटा है, इस पे गूगल का कंट्रोल है। लेकिन हमने तो इसको डिसेंट्रलाइज़ कर दिया ना, ये भी हमारा ही डेटा है लेकिन इसको तो हमने वर्ल्ड वाइड इसको डिवाइड कर दिया, तो इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता। दिस डेटा कंप्लीटली आपका अगर आपका डेटा है तो ये आपका ही रहता है। ब्लॉकचेन और वेब3 में फ़ायदा ही यही है कि अगर आपका डेटा है तो वो सिर्फ़ आपका ही रहता है, उसकी ओनरशिप आपके पास होती है। अगर कल को जाके इस डेटा को आपने मोनेटाइज़ करना है तो आप ही इसको मोनेटाइज़ कर सकते हो। उसकी वजह यही है कि ये जो एक नोड था या एक जो सर्वर था उसको तो हमने डिवाइड कर दिया वर्ल्ड वाइड डिफरेंट बहुत ज़्यादा नोड्स बना के। इस पे अभी एक आइडेंटिटी का कंट्रोल नहीं रहा और अभी इसकी जगह इसका कंट्रोल किसके पास चला गया? डिफरेंट नोज रनर ब्लॉकचेन में होती है कम्युनिटीज़। कम्युनिटी पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं। मैं चला रहा होता हूँ, आप चला रहे होते हैं। जिन्होंने जो एक-एक नोड रन किया होता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1000 जो नोड्स हैं, ये किसी न किसी ने तो रन किया होगा ना। तो जिस-जिस बंदे ने ये नोड रन किया है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। दे ओन दिस ब्लॉकचेन, ठीक है? तो बेसिकली ब्लॉकचेन को कोई ऑर्गेनाइज़ेशन और नहीं करता। ब्लॉकचेन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इन दिस मैनर। तो वो मसला जो अगर आपका डेटा वो सेल करते हैं, वो भी यहाँ पर हल हो गया। अच्छा, इसके बाद हैकर का जो मसला था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो था, ये अपने साथ आप लिखिए। मैंने बोला था आपको कि नोट्स लेने हैं आपने, मैं थोड़ा-सा फास्ट जा रहा हूँ, कंटेंट ज़्यादा कवर करना है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो था, हैकर को आना है यहाँ पे, एक जगह पे अटैक करना है और यहाँ से वो जो है डेटा ले जाएगा। लेकिन जो है मैं अभी आपको विजुअली दिखाऊँगा अभी, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ब्लॉकचेन कैसे बनती है और कैसे जो है ब्लॉकचेन अगर एक नोड पे अटैक होता है तो कैसे बाकी नोड्स जो है उसको सिस्टम से ही निकाल देते हैं। पर हैकर यहाँ पे अटैक करता है सेंट्रलाइज़ अप्रोच में, तो वो यहाँ से डेटा निकाल लेता है क्योंकि उसको सिर्फ़ एक जगह पे अटैक करना है। लेकिन अभी आप सोचें 1000 नोड्स हैं और वो एक सिंगापुर में है और एक एक जगह में एक दूसरी जगह में, तो वो कितने-कितने नोड्स को हैक करेगा। अगर उसको सिर्फ़ छोटा-सा भी डेटा हैक करना है या उसको टेम्पर करना है ना हैकर को, उसको एट लीस्ट 51% ऑफ द नोड्स का कंट्रोल चाहिए होगा। और 51% ऑफ द नोड्स में अगर जब एट द सेम टाइम ही वो उस डेटा को चेंज करेगा जो कि आई गेस कुछ ही सेकंड का टाइम होता है उसके पास। जब उसमें वो चेंज ट्रांसफर करेगा 51% ऑफ द नोड्स, तो तब जाके वो जो है वो डेटा को या टेम्पर कर सकता है या उसको हैक कर सकता है व्हिच इज़ नियरली टू इम्पॉसिबल, जो कि हो ही नहीं सकता। तो जो तीसरा मसला था कि हैकर के लिए ईज़ी है सिंगल। अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं इसको हम एंटरटेन करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। सेशन वी हैव ऑफ 2 आवर्स। तो दरमियान में जब हम अ, कुछ लोग हाथ रेज़ कर रहे हैं, तो दरमियान में जब हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे हैंड्स ऑन पार्ट से पहले, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और क्विज़ भी आप लोगों को देंगे। तो आप वो जो बीच में सिंगल मुझे पॉइंट ऑफ फेलियर का मसला फ्लैट था, में ड्रॉप कर वो दें। भी यहाँ पर हल हो गया, ठीक है? अभी आगे जाते हैं यहाँ से। ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, तो वो थोड़ा-सा सीख लेते हैं। ब्लॉकचेन अच्छा, अभी कुछ ये ब्लॉकचेन की बेनिफिट्स पहले बता दें, फिर उसके बाद ब्लॉकचेन वर्क कैसे करते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज़ हो गया, ठीक है? इस पे किसी भी एक बंदे का कंट्रोल नहीं रहता, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़ हो गया, अभी आप ट्रस्ट कर सकते हैं सिस्टम पे।
आप गूगल को ट्रस्ट नहीं कर सकते। गूगल एनी टाइम आपसे जब भी कोई डेटा ले रहा होता है, तो वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करवाता है, ठीक है? वो कहता है कि आप आपको हमारी सर्विस यूज़ करनी है, सो यू मस्ट अलाउ दिस यू नो यू मस्ट अलाउ अस दिस टर्म्स एंड कंडीशन। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ देयर सर्विसेज़। और कोई भी मेरे ख्याल मैं तो कहता हूँ कोई भी बंदा इतना फारिग नहीं होता कि उनकी इतनी बड़ी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े। तो उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि आपकी इस डेटा को हम मॉनेटरी पर्पसेस के लिए आगे यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये वो। तो डिसेंट्रलाइज़ अप्रोच में ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। आपका पूरा का पूरा डेटा डिसेंट्रलाइज़ होता है, कम्युनिटी ओन करती है। आप बेसिकली ओनर होते हैं अपने डेटा के, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, एक मसला है, लेट्स सपोज़ ये जो जैकेट है, कोई बंदा क्लेम करता है कि यार इसमें जो लेदर लगा हुआ है, तो ये मैंने पोलैंड का इसमें लेदर यूज़ किया हुआ है और उसकी वजह से वो उसको 900 का डॉलर्स का सेल कर रहा है। और लेट्स सपोज़ ऐसी सेम क्वालिटी का ही अगर जैकेट मैं दूसरी शॉप से लेता हूँ तो मुझे $20 का मिलता है। लेकिन चूँकि वो क्या क्लेम कर रहा है कि मैंने इसमें पोलैंड का लेदर यूज़ किया तो इसकी वजह से इसकी प्राइस $900 है। लेकिन मैं इसको वेरीफ़ाई तो नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं वैसे भी अभी भी हैं कि उस पे स्टैम्प लगा होता है कि यहाँ ये वेरीफ़ाई है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स ऐसे हो रहे हैं कि जो सिर्फ़ क्लेम करते हैं कि हमने इसमें ऐसी यहाँ जहाँ का की चीज़ यूज़ की है। आपको ब्रांड पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ब्लॉकचेन जब आता है तो उसमें ये चीज़ खत्म हो जाती है। उसमें यू कैन ट्रैक लेट्स सपोज़ ये जो चीज़ कहीं से आई है वो क्लेम करती है इसके ऊपर हम कोई क्यूआर कोड या स्टिकर लगा देंगे, उसको स्कैन करेंगे, वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन जो एक्सप्लोरर होता है वो खोल देगा। वो मुझे दिखाएगा कि ये कहाँ से आया, फिर उसके बाद कहाँ से आया, फिर उसके बाद और इनिशियली ये बना कहाँ पे है। तो पूरा यू कैन बैक ट्रैक ऑल ऑफ द थिंग्स इन ब्लॉकचेन, ठीक है? तो ये भी एक मसला था जिसको ब्लॉकचेन सॉल्व कर अच्छा दूसरा मसला ये आप देखें कि एनजीओ है, वो क्लेम करती है आप हमें पैसे दें, इसको हम फलाँ-फलाँ इन चीज़ों में यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। क्या ही खूब बात होती कि आप उनको जो पैसा दे रहे हैं, तो वो आप उसको ट्रैक कर सकें कि वाक़ई ये इनके जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें उसमें कितना पैसा लग रहा है और बाकी जो मैंने इनको जितनी अमाउंट दी है, तो वाक़ई के फलाही और बहबूद के लिए कितना यूज़ हुआ है उसमें से। तो ब्लॉकचेन जब आता है तो उससे हम ट्रैक कर सकते हैं इसको भी। वी कैन बेसिकली ट्रैक कि हमारी हमने जो अमाउंट भेजी तो वो कहाँ-कहाँ पे और कैसे-कैसे यूटिलाइज़ हो रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ब्लॉकचेन से, ठीक है? तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन। अच्छा स्पीड की बात, तो ब्लॉकचेन में ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ ब्लॉकचेन है जो कि बहुत स्लो हैं, कुछ ब्लॉकचेन है वो ऐसे फास्ट हैं कि ऐसे तेज़ हैं। तो बैंक्स पे जब आप ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हैं, लेट्स सपोज़ आपको इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन करती है, इट कैन टेक्स अप टू 1 टू 3 डेज़। इवन यूएसए में आपको अगर डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शंस भी करनी होती है, तो वो 24 आवर्स से पहले जो है एंटरटेन नहीं होती। वो उनका क्योंकि बहुत पुराना बैंकिंग सिस्टम है। ब्लॉकचेन के आ जाने से वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ स्पीड। हम बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन दरमियान में जितने भी ये इंटरमीडियरीज़ होते हैं, थोड़ा-सा मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज़ जब आपको पता है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कैसे होती है? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ये होती है कि ये सब लेट्स सपोज़ मैंने मीज़ान बैंक से किसी के आईबैन पे ट्रांज़ैक्शन भेजी या स्विफ्ट कोड पे भेजी, तो ये डायरेक्ट उसको नहीं जाती। ये पहले जाती है हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? एसओपी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिर ये इसको कनेक्ट करता है आगे जाके स्विफ्ट के साथ, ठीक है? फिर स्विफ्ट के पास जाती है, स्विफ्ट जो है ये देखिए दरमियान में इंटरमीडिएरीज़ आ रहे हैं। स्विफ्ट इसके बाद जो है यार सॉरी ये थोड़ा-सा मुझे नज़र आया। स्विफ्ट के बाद ये जो है उस कंट्री का जो हायर लेवल पे बैंक होता है ना बीओपी जो है इंडिया का इसी तरह हर कंट्री का जो स्टेट बैंक होता है, बड़ा बैंक होता है, वहाँ पर उसमें जाएगा, ठीक है? सेंट्रल बैंक में जाएगा और उसके बाद जो है ये जाके उसके बैंक में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये देखिए कितने ज़्यादा इंटरमीडिएरीज़ आ रहे हैं। ये तो मैंने अभी थोड़े बताए आपको, इससे ज़्यादा होते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या करता है कि ये यहाँ से आपको आपको ट्रांज़ैक्शन करनी है और यहाँ पे भिजवानी है। ये सारी इंटरमीडिएरीज़ को दरमियान से हटा देते हैं, आप वन टू वन डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन भेज सकते हो। इससे होता क्या है, आपकी कॉस्ट सेव हो गई और आपका टाइम सेव हो गया, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें अचीव होती हैं इससे। तो यहाँ पर जो स्पीड की मैंने बात की है, तो वी कैन अचीव दैट टू विद ब्लॉकचेन। स्पीड एंड कॉस्ट एफिशिएंसी वी कैन अचीव दैट विद ब्लॉकचेन। सिक्योरिटी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि वी कैन बेसिकली एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम थ्रू ब्लॉकचेन। मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ब्लॉकचेन
बहुत सिक्योर है रादर देन आवर ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। थर्ड पार्टीज़ को रिमूव कर देता है, वो भी अभी आपको मैंने बात कर दी, ये थर्ड पार्टीज़ हैं बेसिकली, इसको ब्लॉकचेन रिमूव कर देता है दरमियान से। अच्छा उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या? और आज हम इंशाल्लाह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के उसको डिप्लॉय भी करेंगे ब्लॉकचेन पे। 1 आवर ब्लॉकचेन पे बेसिकली उसको डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है? इथेरियम ब्लॉकचेन पे इसलिए नहीं कर रहे कि उसका जो टेस्ट नेट होता है वो बड़ी मुश्किल से भी मिलता है, 1 आवर का ईज़िली मिल जाता है, तो इंशाल्लाह 1 आवर पे हम उसको डिप्लॉय करके भी देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अभी आप देख ही रहे होंगे बिटकॉइन की प्राइस कैसे बूम कर रही है। वो वजह क्या है कि बिटकॉइन जो है अ, ये जो करंट बैंकिंग सिस्टम है इसको चेंज करने के लिए आया था, रिवॉल्यूशनाइज़ करने के लिए आया था, कंप्लीटली डिसरप्ट करने के लिए आया था। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं ये आपसे वादे करते हैं आपने आपको पता होगा तो कि नहीं बैक इन लाइक 2000s की डेकेड में एक बहुत बड़ा स्कैम बैंकिंग ने किया था कि वो आप उस पर थोड़ा स्टडी करना कि यूएसए में पूरे के पूरे बैंक्स डिसरप्ट हो गए थे। अगर आप अभी इसी टाइम पर सारे बैंक्स चले जाओ और उनसे कहो कि आप हमें हमें अपना पैसा दे दो, बैंक्स कैन नेवर गिव यू योर पैसा एट द सेम टाइम। आप भी माँगने लगो, मैं भी माँगने लगूँ, अहमद भी माँगने लगे, खुरम भी माँगने लगे, तो बैंक में इतना पैसा है ही नहीं। वो जब क्लेम करती है ना आपको पेपर पे लिखा हुआ होता है कि आपका जो पैसा है इसके ये हमारे पास बैक्ड है थ्रू थ्रू गोल्ड या अभी जो है डॉलर्स या मतलब हमारे पास इतने डॉलर्स पड़े हैं। तो अगर हम सारे के सारे एक ही दम बैंक से अपने पैसे माँगने लग जाएँ, तो बैंक सारे के सारे वो बैंकरप्ट हो जाएँगे। उनके पास इतना पैसा नहीं है। वो बेसिकली डेट पे चल रहे होते हैं। इसको थोड़ा-सा आप देख लेना एक फाइनेंशियल से चीज़ है। तो इसको डिसरप्ट करने के लिए बिटकॉइन आया था, जो कि रिवॉल्यूशनाइज़ कर रहा है इस चीज़ों को। आपके पास आपके $10 हैं, तो वो आपके पास ही पड़े रहेंगे। $100 हैं, तो वो आपके पास ही पड़ेंगे। अनलाइक बैंक्स के वो आके क्लेम करते हैं कि आपके पास $100 है, लेकिन वो उन्होंने आगे दे दिया होता है किसी दूसरे बंदे को और वो उसको चला रहा होता है, ठीक है? सिर्फ़ आपको एक नंबर शो हो रहा होता है आपके अकाउंट में कि हाँ, वाक़ई आपके पास इतना पैसा है। अच्छा उसके बाद जो है डाओज़ जो है डिसेंट्रलाइज़्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज़ेशन इसको कहते हैं कि लेट्स सपोज़ हमने कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी है, ठीक है? मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी है लेकिन ये फ़ेसबुक और गूगल जैसी ना हो कि इसमें कोई एक बंदा सीईओ हो और एक बंदा जो है कोई एक हम बोर्ड को सेट करें कि जो सारी डिसीज़न्स ले रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बंदे होते हैं वो व्हाट्सऐप को यूज़ करते हैं, वो कहते हैं यार व्हाट्सऐप में तो ये कम्युनिटी का फ़ीचर हमें चाहिए नहीं था। लेकिन हम यूज़र्स हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो डाउस जब आते हैं तो वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के स्ट्रक्चर को। उसमें आप एज़ अ यूज़र भी उस ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट बन सकते हो, उसके डिसीजन मेकिंग में हिस्सा डाल सकते हो। वो कैसे? डाओ के कुछ गवर्नेंस टोकन होते हैं। लेट्स सपोज़ 100 टोकन मैंने मिंट कर दिए गवर्नेंस। एक बंदे ने 4 टोकन ले लिए, मैंने 5 ले लिए, दूसरे ने 3 ले लिए, दूसरे ने 4 ले लिए। तो जितना आपके पास ये गवर्नेंस टोकन होगा, उतना आप अपने उस ऑर्गेनाइज़ेशन में एक वोट डाल सकते हो कि यार ये चीज़ इतनी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए होगी और आप बाकी कम्युनिटी से उसकी राय ले सकते हो। जितने मेजॉरिटी बंदे उस पे एग्री करेंगे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो ये भी ब्लॉकचेन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। दिस इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज़ेशन। इसको भी आप थोड़ा-सा स्टडी कर लें, मैंने थोड़ा-सा आपको बता दिया। ये रिवॉल्यूशनाइज़ कर रही है। अच्छा एनएफटी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है जी। सर्टिफ़िकेट आपको मिल गया डिग्री लेकिन इश्यू भी एचईसी ने की है, ठीक है? अ, और वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एचईसी रिकॉग्नाइज़्ड भी है, ठीक है? और आपको जब वो डिग्री मिल गई, आपको फ़ॉरेन जाना है तो आपको भई वो डिग्री दोबारा से एचईसी से अटेस्ट करवानी होगी। तो पहले टाइम ये अटेस्ट होके क्यों नहीं आई? एचईसी ने ही इश्यू की, आपकी यूनिवर्सिटी भी एचईसी से रिकॉग्नाइज़ है लेकिन स्टिल दे वांट यू टू कम टू द एचईसी और या उसको आप जो है मेल करके भेजो वहाँ से उनके ऊपर अटेस्टेशन का ठप्पा लगेगा, आप कुछ पैसे पे करेंगे और फिर जाके जो है वो आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। ब्लॉकचेन पे जब हम इसको एनएफटी फॉर्म में इसी डिग्री को हम एनएफटी में मिंट कर सकते हैं। तो जब शुरू में ही अगर ये एचईसी इसको एनएफटी फॉर्म में मिंट कर दे, फिर बाद में इसकी कोई राय नहीं रहेगी कि यार कोई फेक डिग्रीज़ मार्केट में कोई बंदा बना रहा है, क्योंकि वो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो ब्लॉकचेन अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कोई ट्रांज़ैक्शन जब ब्लॉकचेन पे होती है, उसको आप बैक ट्रैक कर सकते हो कि ये इस तरह से ये ब्लॉकचेन में ये ट्रांज़ैक्शन हुई थी, ये इस बंदे ने बनाई थी, ये इस बंदे ने इसको भेजी थी, ये इसके वॉलेट में। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है?
तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसको हम ब्लॉकचेन से के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे का कोई बहुत ज़बरदस्त आर्ट है, तो वो उस आर्ट को सेल करना चाहता है, तो उसकी एनएफटी बना के वो उसको सेल कर सकता है। तो ये डिफरेंट और चीज़ें हैं, एनएफटी भी एक टॉपिक है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इन द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। अभी देखते हैं कि ब्लॉकचेन वेट ऑलराइट ऑलराइट यहाँ पे अभी इसके बाद अभी हम ब्लॉकचेन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या। ब्लॉकचेन बेसिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी यहाँ पे आ गया। ब्लॉकचेन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि वो होता है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये इस तरह से एक चीज मैंने बना दी, ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और दरमियान में एक इनकी चेन बन गई। इसी तरह मैं एक तीसरा ब्लॉक बना देता हूँ, इसी के नीचे मैं एक तीसरा ब्लॉक बना देता हूँ, ये एक तीसरा ब्लॉक हो गया और इनके दरमियान मैंने एक चेन बना दी। तो ब्लॉकचेन यही है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और वो एक दूसरे के चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कैसे चेन बनती है वो थोड़ी देर बाद हम अभी देखेंगे, लेकिन बेसिकली ब्लॉकचेन है यही चीज़, ठीक है। आप इसमें जो है वो ये एक ब्लॉक, ये दूसरी ब्लॉक, ये तीसरी ब्लॉक और दरमियान में उनका ऐसे चेन बनता है, ठीक है। अब ये चेन बनती कैसे है उसको हम थोड़ा देखते हैं। अ, थोड़ा-सा बस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर लें, बस उसके बाद फिर हम दूसरी स्क्रीन पे आ जाएँगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज़ मैंने एक बंदे से के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें अगेन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगी। कोर्ट चाहिए होगा, आपको एफिडेविट चाहिए होगा, आपको जो है कोई तीसरा बंदा चाहिए होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेट्स सपोज़ वो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, वो कागज़ात ही चल गए, तो फिर से मसला हो गया। अच्छा, लोगों के पास कागज़ात पड़े होते हैं, फिर भी कब्ज़ा ग्रुप वाले लोग जो है ज़मीन का हड़प लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं। केस में जाके वो केस भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उसको प्रूव नहीं कर पाते। तो ये बहुत मसले हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन उसको तोड़ देते हैं। लेट्स सपोज़ किसी बंदे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन मैं उसको तोड़ देता हूँ, मैं उसको वो पेमेंट नहीं देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझ पे केस कर सकता है, ठीक है? तो बहुत मसले हैं। हम लोग जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बहुत मसले हैं, आपको अगले बंदे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन जब ब्लॉकचेन पे आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दें, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने बना दिया 2 बंदों का, 3 बंदों का, 100 बंदों का, और उसको आपने ब्लॉकचेन पे डाल दिया, तो ब्लॉकचेन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन ट्रस्ट द सिस्टम, यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि आपको पता है कि उसमें चेंजेज़ नहीं हो सकती। तो चूँकि जब उसमें चेंजेज़ ही नहीं होंगी और कोई बंदा उससे मुकर ही नहीं सकता, सो क्योंकि आपको मैं बता दूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे के अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा। और लेट्स सपोज़ आपने कोई चीज़ कर दी और उस बा फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैंने 90% अचीव करना है। मुझे मेरे टीचर ने कहा कि आपको अगर 90% से ज़्यादा अगर आप मार्क्स ले लेते हो तो आपको मैं $100 दूँगा। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि वो उस टीचर के वॉलेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में $100 होंगे। तो आप वो $100 देखोगे कि हाँ, वाक़ई इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में $100 है या नहीं है। तो वो होंगे तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ज़ीक्यूट होगा। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन आपने लेट्स सपोज़ $90 90 परसेंटेज से ऊपर बना लिया। तो उसके बाद क्या होगा, टीचर को ज़रूरत ही नहीं होगी कि वो आपको $100 सेंड करे, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमैटिकली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। बिकॉज़ ब्लॉकचेन सिस्टम ही ऐसा बना है, ठीक है? तो इसमें आपको थर्ड पार्टीज़ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर देते हैं, वो ऑटोमैटिकली कंडीशन जैसे-जैसे मीट होती रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे-वैसे एग्ज़ीक्यूट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुआ है। फिर इसके बाद अभी हम थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ेशन और फिर हैंड्स ऑन पार्ट कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। फिर मैं 2-3 आपसे क्विज़ पूछता हूँ, फिर उसका भी आप आंसर दे देना। अगर एनीवन किसी का कोई एनी क्वेश्चन क्वेश्चन? है तो वो जी, हैंड रेज़ करें, हम हुनैन आप अली इनको मुअल। काइंडली अलाउ कर दें, माइक ये ओपन कर लें। Assalamu alaikum. First of all, a great greetings by my side. जी इनको अनम्यूट कर सकते हैं इनको? जी, जी खिज़र भाई अनम्यूट किए हैं इनको। आपको आवाज़ नहीं आ रही? Uh, am I audible? यस, यस यू आर ऑडिबल बट हुनैन आई थिंक सो खिज़र को नहीं आ रही है। खिज़र भाई, हेलो?
अच्छा आई गेस आई थिंक सो अनम्यूट तो का माइक मसला आ में रहा है तो आप उसमें ही चैट में ही पूछ लें, मैं चैट में आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ। उनके साथ कोई और हम माइक ये ग्लिच हो इसको रही है। श्योर अनम्यूट नहीं सर। कर सकते आप? खिज़र वो नहीं, ऑडिबल चैट है, में आपको आवाज़ नहीं आ रही उनकी? मैं इनको मैसेज करता हूँ। अच्छा, वो कह रही है कि आपने कहा क्वेश्चन आप यहाँ पे डालें। आप जो है अपने क्वेश्चन जो है ये जो चैट बॉक्स है इसमें डालें। मैं आप लोगों से श्योर तब सर। तक कुछ क्विज़ पूछ लेता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अ, सबसे पहले फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा उस पे जाएँगे। मैं कुछ थोड़ा-सा इसमें से क्वेश्चंस देखता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ। हेलो? अच्छा, आई डोंट नो। अ, थोड़ा-सा वेट करें, आई गेस उनकी तरफ से इश्यू है तो वो डील करें उसे। सॉरी एवरीवन, वो उनकी साइड पे कोई ग्लिच था तो मैंने उनको कह दिया वो रिजॉइन करते हैं तो हाँ, हेलो, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो कह रहे हैं कि हेलो। आप लोग बोल रहे हैं लेकिन मेरे साइड पे कुछ ग्लिच है। देखें अभी आप बात करें। जी खिजर भाई, एम आई ऑडिबल? भी नहीं आ रही है उनके पास। आई स्टिल कैन नॉट हियर एनीवन। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम क्विज़ जो है एंड में कर लेंगे। आप अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्रॉप कर लें क्यू&ए में। क्विज़ जो है मैं एंड में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लूँगा। फिर जो है उस बेस पे आप लोगों को मिल जाएँगे। मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो चैट में आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर लें इंशाल्लाह। मैं जो है थोड़ी देर में आप लोगों को क्वेश्चन हाँ, अभी आप बोले। हेलो। जी, जी, सॉरी ये मेरा यहाँ पे वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी बोले हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज़। ये अभी जिसका भी क्वेश्चन है वो काइंडली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस सुनैन। हेलो, माइक सबसे ओपन। पहले सर ग्रेट ग्रीटिंग्स बाय माय साइड, सर खिज़र। जी, जी। ओ थैंक यू। So, sir, my question is, as you have mentioned कि blockchain एक decentralized database है, तो ओके हम मान लेते हैं कि डाटा जो है उसको चेंज करना मुश्किल है क्योंकि इम्यूटेबल है। बट व्हाट इफ हैकर ओनली वांट्स टू सी द डाटा? क्या मतलब Exactly. हमारा जो उनका जो डाटा है वो encrypted फॉर्म में है एंड ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स लाइक यूजिंग देयर प्राइवेट कीज दे कैन सी द डाटा? सो काइंडली सर गाइड मी इन सच। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। तो ब्लॉकचेन में जो हमने ट्रांसपेरेंसी की बात की तो वो ये नहीं था कि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा भी दूँगा। जो ब्लॉकचेन पे डाटा जाता है वो रीडेबल है फॉर्म में होता ही नहीं है। काइंडली आप म्यूट कर दें, अभी मैंने क्वेश्चन सुन लिया है जुनैद भाई। नॉइस आ रही है थोड़ी। हाँ, तो देखिए बेसिकली जो डेटा होता है ना, जो जब डिप्लॉय होता है ब्लॉकचेन पे तो वो बिल्कुल रीडेबल फॉर्म में होता ही नहीं है। तो लेट्स सपोज़ अगर मैंने आपके साथ कोई भी ट्रांज़ैक्शन की, तो वो सिर्फ़ ये ट्रैक कर सकता है कि लेट्स सपोज़ मैंने अगर आपको ट्रांज़ैक्शन की तो उस हैश से आप ये देख सकते हो, कन्फ़र्म कर सकते हो कि वाक़ई ये ट्रांज़ैक्शन मैंने आपको की या नहीं की। क्योंकि आप वेरीफ़ाई कर सकते हो ना इसको। लेकिन अगर कोई और बंदा सिर्फ़ उस ट्रांज़ैक्शन को देख रहा हो, तो वो उसको ये भी ट्रैक नहीं कर सकता कि ये इस बंदे ने की या नहीं की। वो उसको ये देख देख नहीं सकता। ये थोड़ा अभी मैं आपको विज़ुअली बताऊँगा अभी। दूसरा ये होता है कि जब ब्लॉकचेन पे डेटा जाता है ना, तो वो एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में जाता है। ये ना कि आपका डेटा जैसे एज़ इट इज़ होता है सेंट्रलाइज़्ड अप्रोचेज़ में, वहाँ पर भी हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, लेकिन वो ईज़ी टू क्रैक होते हैं। ब्लॉकचेन पे जब आपका डेटा जाता है तो वो एसएचए कभी-कभी एसएचए 256 एल्गोरिथम यूज़ होता है, कभी-कभी केलेक 256 एल्गोरिथम यूज़ होता है। तो उसमें होता क्या है, आपका डेटा
और उसके साथ कुछ और डेटा फील्ड्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से है ना, तो हम हैशिंग एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम इनपुट देते हैं, उस पे जो है वो अपना हैशिंग एल्गोरिथम चलता है और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो वो आउटपुट ऐसी फॉर्म में होता है कि वो बंदा उसको रीड ही नहीं कर सकता, ठीक है? और ये हैशिंग एल्गोरिथम जो होता है ये वन वे होता है, दिस इज़ वन वे। आप डेटा से बना तो सकते हो मतलब हैश, लेकिन हैश से आप डेटा को दोबारा नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट गो दिस वे, दिस इज़ वन वे प्रोसेस ओनली। दूसरा जो है इसमें डिटर्मिनिस्टिक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि लेट्स सपोज़ आपने एबीसी डेटा फीड किया और आपने ट्रांज़ैक्शन में भेजा। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई वो उसको एबीसी की जगह एबीडी कर देता है, अभी भी आपको मैं दिखाऊँगा थोड़ी देर में। एबीसी की जगह अगर वो एबीडी कर देता है, उसको टेम्पर करता है, वहाँ पे पूरा का पूरा जो है चीज़ें चेंज हो जाती है, टेम्पर हो जाती है, क्योंकि वो हैश ही चेंज हो जाता है। आपने डेटा को टेम्पर किया, हैश चेंज हो जाता है। पूरी की पूरी ब्लॉकचेन वहीं पे रुक जाती है। उस नोड को वहीं पे रोक दिया जाता है। ठीक है? तो वहाँ पर टेम्पर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी उसकी होती है एवलांच इफ़ेक्ट। एवलांच इफ़ेक्ट ये होता है कि लेट्स सपोज़ आपने थोड़ा-सा डेटा चेंज किया तो वो पूरी की पूरी जो है की हैश ही चेंज हो जाती है। दिस इफ़ेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एवलांच इफ़ेक्ट। तो ये अभी जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा तो आप देख भी लेंगे, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि डेटा को अगर सिर्फ़ उसने रीड करना होगा तो वो रीडेबल फ़ॉर्म में होता ही नहीं है। वो ऐसे फ़ॉर्म में होता है कि जिसको कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकती है, और एंड टू एंड जिस बंदे को भेजी है उसी के पास वो सिर्फ़ शो हो सकती है, उसी के पास वो मतलब उसको रिसीव हो सकती है। तो ये मसला नहीं है इसमें एज़ सच। यस आरिस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम ये स पूछना था कि बेसिकली कोई वॉलेट होल्डर होता है, कोई भी अगर किसी भी एक्सचेंज पे बेसिकली या ब्लॉकचेन पे, अगर लेट्स सपोज अगर मैं हूँ, तो क्या मैं भी वैलिडेटर बन सकता हूँ ब्लॉकचेन का, लाइक किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता हूँ? एक तो ये चीज़ बिल्कुल, पूछनी थी, और एक चीज़ सर और थी कि आपने अभी बोला था कि आप हैशेस से दोबारा डाटा नहीं, मतलब इट्स अ वन वे प्रोसेस आप कह रहे थे। तो जो बेसिकली डिक्रिप्शन वाला काम होता है, एन्क्रिप्शन के बाद हम डिक्रिप्ट भी करते हैं ना डाटा को रिकवर करने के लिए, फिर वो प्रोसेस किस लिए होता है? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो ये देखिए डिक्रिप्शन का मैं अच्छा पहले वो वैलिडेटर वाला आपको बता दूँ। ये मैं यहाँ पे डिक्रिप्शन वाला लिख लेता हूँ। तो वैलिडेटर की जो आपने बात पूछी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल वैलिडेटर बन सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के। लेट्स सपोज़ इथेरियम का आपने वैलिडेटर बना है, तो उसका कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपने 32 इथेरियम स्टेक करने होंगे, ठीक है? अगर आप अकेले इतनी बड़ी अमाउंट नहीं स्टेक कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, पूल ऑफ ग्रुप। तो मैं बन जाता हूँ, आप हुनैन, आप और हरम हो गई, अहमद हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम मिल के एक 32 इथेरियम की अमाउंट कलेक्टिवली बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पूल। और उसको जो है हम मिलके एक एक वैलिडेटर बन जाते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, आप वैलिडेटर भी बन सकते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के लिए माइनर यूज़ होता है, तो आप माइनर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वही बात कि फिर 32 इथेरियम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए फिर बहुत बड़ी जगह पे एक बहुत बड़ा माइनिंग मशीन आपको लगाना पड़ेगा। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, so basically, yeah, you can become a validator or a miner for any blockchain, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप वो पूरी करते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि डेटा आया, ठीक है? उसको मतलब इसमें बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन में भी थोड़ी देर बाद मैं आपको पब्लिक और प्राइवेट की दूँगा, ठीक है? तो एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। हुनैन ने भी ये बात की कि प्राइवेट की के थ्रू, तो प्राइवेट की अगर आपकी लूज़ हो गई तो वो फिर आप जाके उसको आपका डेटा मिल सके, वो एक्सेस कर सकता है। ये बहुत एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको प्राइवेट की बड़ी स्टोर रखनी पड़ती है, बड़ी मतलब सेफ रखनी पड़ती है, ठीक है? अगर वो लूज़ हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेटा डेटा मैंने फीड किया और कुछ और फ़ील्ड्स, हैशिंग एल्गोरिथम लगा, ठीक है? मैंने एज़ अ इनपुट दिया, हैशिंग एल्गोरिथम लगा, हैशिंग एल्गोरिथम के बाद मुझे आउटपुट मिला। आउटपुट ऐसी फ़ॉर्म में है कि इसको कोई ह्यूमन नहीं पढ़ सकता और कंप्यूटर को भी ये समझ नहीं आ रही, कंप्यूटर भी इसको डिकोड नहीं कर सकता। अच्छा, एक होती है पब्लिक की जब वो उस पे कोई बंदा लगाता है तो वो सिर्फ़ सिर्फ़ ये ट्रैक किया जा सकता है कि आया ये ट्रांज़ैक्शन मैंने की है या नहीं की। अगर तो मैं पब्लिक की का एक्सेस किसी को देता हूँ ना, पब्लिक की इज़ लाइक योर ईमेल, इज़ लाइक योर बैंक अकाउंट, ये आप किसी को भी दे सकते हो।
तो पब्लिक की से जो है वो बंदा उसको ट्रैक कर सकता है, आया ये वाक़ई जो आपने ट्रांज़ैक्शन दी और आपने जो पब्लिक की उसको सेंड की है, ये दोनों मैच कर रही हैं। अगर तो वो मैच कर देती है तो वो वेरीफ़ाई कर सकता है कि हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन इस बंदे ने की है, ये मतलब एचईसी से अगर हमने वेरीफ़ाई करना है कि ये निफ्टी एचईसी ने ही इश्यू की है, तो वो उसकी पब्लिक की से हम कर सकते हैं। लेकिन एक होती है प्राइवेट की। प्राइवेट की से जो है वो पूरी की पूरी जो है वो ट्रांज़ैक्शन या जो डेटा होता है उसको भी आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है? उसका जो ऑफ़िशियल फ़ॉर्म होता है उसको भी आप हासिल कर सकते हो, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास होता है। एंड इट इज़ लाइक अ पासवर्ड, जैसे ईमेल का पासवर्ड होता है, बैंक का भी आपका पासवर्ड होता है, ठीक है? तो प्राइवेट की इज़ बेसिकली लाइक अ पासवर्ड जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। अगर तो वो शेयर कर लेते हो तो वो फिर जो है आपके अकाउंट के अंदर जाके आपके अकाउंट का बैलेंस भी देख सकता है। फेसबुक अकाउंट है तो वो फिर आपके फेसबुक अकाउंट को खोल के अंदर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो जो डिसाइफर होता है तो वो अगर आपकी प्राइवेट की अगर एक्सपोज़ हो जाती है, लॉस हो जाती है किसी भी हैकर को, तो वहाँ से फिर जो है वो आपके जो भी चीज़ें हैं उसको डिसाइफर भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाए। ठीक? अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो ठीक कर लें आप, नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा अस्सलाम ये वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सर मेरा बिफ जी, जी। जी जी बोलें आप, बोलें। मेरा एक क्वेश्चन ये है ना कि जैसे कि अभी जो सेंट्रलाइज सिस्टम में उनका एक मेन सर्वर होता है, सपोज अगर वो यूएसए में हो या इंडिया में हो, समहाउ अगर बीच में कोई कनेक्शन कट जाए, जैसे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई कनेक्शन कट जाए, तो हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंट्रलाइज और उसका सर्वर यूएसए में है। और उसी केस में जो जो ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज में जो होते हैं, इनका कोई एक स्पेसिफिक एक जगह पे सर्वर नहीं होता। उनका मतलब हर कंट्रीज में डिफरेंट नोड्स हैं। तो सपोज अगर आ, ये बीच में कोई कनेक्शन कट जाए, जैसे कि पाकिस्तान और यूएसए का मतलब वो कनेक्शन कट जाए और पाकिस्तान बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम पे चले और यूएसए बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम पे चले, तो इसमें वो मतलब ब्लॉकचेन में वो मतलब कंट्रोल कैसे होता है ये चीज़ है, हाँ, जैसे बिल्कुल, कि ना। समझ गया मैं आपकी जी जी। समझ गया आपकी बात मैं। बोलें आप कंप्लीट करें। आ, जैसे कि मतलब बहुत सारे नोट्स पाकिस्तान में भी है और बहुत सारे नोट्स यूएसए में भी है। उनका कोई एक स्पेसिफिक मेन सर्वर नहीं है। तो अगर बीच में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कट जाए, तो मतलब आगे वाले निज़ाम कैसे चलेंगे, मतलब ये अगर सही आप मैं थोड़ी। समझ गया। देखिए जो थोड़ा-सा मैं आपको ब्रॉड व्यू देता हूँ, जो सर्वर्स होते हैं ना तो वो भी ऐसे वर्क नहीं करते, कुछ होते हैं जिसकी आप प्रीमियम फीस पे करके अच्छे सर्वर्स पे जा सकते हो, तो वो ऐसे नहीं होते कि आपको डेटा मिल रहा होता है यूएसए से, क्योंकि यूएसए से अगर आपको आपका डेटा आ रहा हो ना, तो वो बहुत लोडिंग टाइम लेता है। तो ये सर्वर्स क्या करते हैं, ये कैश वर्ज़न जिसको सीडीएन कहते हैं, कैश्ड वर्ज़न डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके भी होते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा नहीं होते ब्लॉकचेन में बहुत ज़्यादा नोड्स होते हैं। सर्वर्स में थोड़े कम होते हैं, ठीक है? कैश्ड वर्ज़न। तो उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज़ फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज़ भिजवा रहे हो और वो ये सीडीएन में कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो फर्स्ट टाइम इसको रिक्वेस्ट भिजवानी पड़ती है यूएसए पे, तो फर्स्ट टाइम वो बहुत टाइम लेता है लोड होने में। लेकिन एक बार उसने देख लिया कि इसने इस साइट को एक्सेस कर लिया है, तो दूसरी बार नेक्स्ट टाइम जब वो उसको एक्सेस करना होता है, इसका वो कैश वर्ज़न सीडीएम पे बना लेता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको एक्सेस करते हो, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो जाता है, पाकिस्तान के लोकल कैश और सीडीएन वर्ज़न से हो जाता है। लेकिन वही बात, अगर दरमियान से यूएसए का ताल्लुक ही कट जाए, तो ये आपका कैश वर्ज़न ये फिर अपडेट नहीं होता और फिर मतलब बहुत मसले बन जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं सर्वर डाउन हो गया और आप वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में आप देखें कितनी कोशिश करने की कर रहे हैं कि हम बिटकॉइन को बैन कर दें, लेकिन बिटकॉइन को बैन नहीं किया जा सकता। उसको कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं ओन करती। अगर अमेरिका भी आ जाए ना, तो बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकती बिटकॉइन ब्लॉकचेन को। वो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, जितने भी बिटकॉइन के माइनिंग मशीन्स है विद इन यूएसए, वो उसको शट डाउन कर सकती है। लेकिन चाइना में तो चल रहे हैं, ये सिंगापुर में चल रहे हैं, दुबई में चल रहे हैं। दुबई तो एल सल्वाडोर में चल रहा है। तो जब तक आखिरी एक नोड भी चलता रहेगा, तब तक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन चलती रहेगी, ठीक है? सिमिलरली फॉर अदर ब्लॉकचेन्स, इथेरियम फॉर अदर यू नो
अदर ब्लॉकचेन से। इथेरियम में जो है माइनिंग मशीन्स नहीं होती, उसमें वैलिडेटर्स होते हैं। तो जब तक कुछ वैलिडेटर्स भी होंगे तब तक भी वो सिस्टम इकोसिस्टम चलता रहेगा। तो इसमें ये चीज़ नहीं होती कि कुछ चीज़ें अगर यूएसए ने काट दी, उसने वो माइनिंग मशीन्स बंद कर दी, तो आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन बंद होगी, नहीं। अगर ब्लॉकचेन बंद होगी तो यही तो मसला है, ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकती। ये सर्वर डाउन हो गया, आपका सर्वर बैठ गया, तो ये बड़े मसले होते हैं सेंट्रलाइज। ये भी एक बेनिफिट है ब्लॉकचेन का कि इसको डाउन नहीं किया जा सकता, ये डाउन नहीं होता। ठीक है, जी जी। सही। अच्छा, अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं सेशन को। जो अभी थोड़ी देर पहले हुनैन ने बात की कि कैसे वो बनता है ना हैशेस। तो ये देखिए, लेट सपोज यहाँ पर मैं अभी हैशिंग एल्गोरिथम है SHA-256। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? अच्छा, जी आ रही है खिजर भाई। विजिबल है। ठीक ठीक। तो ये SHA-256 SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम इसको कहते हैं। कोई भी हैशिंग एल्गोरिथम और भी आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉकचेन अपनी डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। यहाँ पर अभी मैं ए पुट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें बी पुट एस पुट करता हूँ, तो ये देखें हैश चेंज हो रहा है। ई पुट कर रहा हूँ, एफ, हैश चेंज हो रहा है। ठीक है, हर एक चीज के साथ हैश चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है हैशिंग। बेसिकली वो कैसे करता है कि आप कुछ डेटा फीड करते हो, वो उस पे जो है वो हैशिंग एल्गोरिथम काम करती है। लेट सपोज ABC है ना, एक इजी हैशिंग एल्गोरिथम मैं आपको बता देता हूँ। ए की जगह आप कर लो बी, बी की जगह आप कर लो सी, और सी की जगह आप कर लो डी। ये एक मैंने हैशिंग एल्गोरिथम यूज किया कि जिसमें मैंने पहले अल्फाबेट को मैंने कर दिया +1, जो ए के बाद अल्फाबेट था तो मैंने उसको बी कर दिया। बी के बाद जो है बी जो था उसको मैंने कर दिया सी, उसमें एक अल्फाबेट मैंने प्लस कर दिया। और जो सी था उसको मैंने कर दिया डी। अगर इसको किसी ने डिसाइफर करना हो तो उसको क्या करना है कि इसी से एक एक अल्फाबेट माइनस कर देना है, तो फिर वो BCD दोबारा से ABC बन जाएगा। सो दिस इज प्रोसेस कि जिसमें मैंने ABC दिया, और ABC पे मैंने +1 अल्फाबेट एक हैशिंग एल्गोरिथम यूज किया, और हैशिंग एल्गोरिथम ने मुझे BCD दिया एज एन आउटपुट। उस आउटपुट को अभी डिसाइफर अगर करना है तो वो जो प्राइवेट की मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वो प्राइवेट की आपके पास होनी चाहिए, वो कोड के बेसिकली उसको डिसाइफर कैसे करना है वो तरीका आपके पास हो, तो वो प्राइवेट की आपके पास होगी। उसको फिर अगर आपने दोबारा से डिसाइफर करना है तो उससे एक एक अल्फाबेट आप माइनस करेंगे, दोबारा से BCD ABC बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी थोड़ा-सा ये हैश तो हो गया, अभी थोड़ा-सा ब्लॉक को देखते हैं कि ब्लॉक कैसे होता है। तो ब्लॉक में सिर्फ डेटा नहीं होता, ब्लॉक में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर सिर्फ हम डेटा को ब्लॉक में डालेंगे तो हम जो है ये बहुत यूनिक नहीं बना सकते, हमें इसको बहुत यूनिक बनाना है। तो उसके लिए हम एक ब्लॉक नंबर को भी फीड करते हैं हैश हैश बनाने के लिए, ठीक है? और हम एक और चीज़ होती है नंस, ये थोड़ा-सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप माइंड में देख लें कि एक ऐसा नंबर जो रैंडम नंबर होता है और हर ब्लॉक के साथ ये लगा हुआ होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें एक यूनिक हैश चाहिए होती है। हर बार हमें एक यूनिक हैश चाहिए होती है। तो हम जितना कॉम्प्लेक्स थोड़ा-सा डेटा को ज़्यादा देंगे ना, उतना ईज़िली हम यूनिक हैश बना सकेंगे। तो ये एक थोड़ा-सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो ये देखिए, यहाँ पर जब मैं ए डालता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल बदल गया। इसको अभी माइन करने के लिए ये नंस को चेंज होना पड़ेगा। नंस चेंज हो गया। देखिए, उस वाले नंस पे ये वाला ट्रांज़ैक्शन काम नहीं कर रही। सिमिलरली मैंने सी डाला, तो ये देखिए हैश बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है? तो जितना आप डेटा में ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डेटा है, किसी बंदे ने इसमें डी डाला, तो डेटा में चेंजेस किए, तो इसने मुझे एरर दे दिया कि आपके जो डेटा था, उसमें आपका नंस था, उसमें आपका ब्लॉक नंबर तो वही है, लेकिन उसके डेटा फ़ील्ड में चेंजेस हो गई, तो जिसकी वजह से ये आपको एरर दे रहा है। बैक करता हूँ तो वापस से ग्रीन हो गया। अगर नंस में कोई चेंजेस करता है, तो वो कहते हैं देखो आपके नंस में किसी ने चेंजेस की। तो इस तरह से जो है ब्लॉकचेन आइडेंटिफ़ाई करता है कि बाहर से किसी बंदे ने इसमें इंट्रूजन किया, मसला किया है, ठीक है? तो अगर कोई भी इसमें चेंजेस करता है कहीं पे भी, तो ये आपका हैश चेंज हो जाता है और वो आपको एरर दे देता है, कोई भी इसमें अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है। इसके बाद थोड़ा-सा हम ब्लॉकचेन पे, अब ब्लॉक तो आपको समझ आ गए, एक ब्लॉक कैसे बनती है। ब्लॉकचेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले पहले बताई, एक ब्लॉक बन गई, इसके आगे दूसरी ब्लॉक भी होगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी भी होगी, और ये आपस में इनका एक चेन बना होगा, ठीक है? वो चेन बनता कैसे? तो ये सबसे पहले जो ब्लॉक होती है उसका अच्छा, इसमें एक फ़ील्ड हमने और ज़्यादा कर दी, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स और हैश बनाने के लिए। हैश में जितना आप ज़्यादा डेटा इनपुट करोगे, डालोगे, उतना ही आप यूनिक हैश बना सकोगे और उतना ही आपको वो सिस्टम सिक्योर होगा। इसमें हमने एक डेटा फ़ील्ड और भी ऐड कर दी, प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश यहाँ पर हमने एक डेटा फ़ील्ड और ऐड कर दी। पहले ब्लॉक का नोट्स आप साथ-साथ में लेते जाएँ। पहले ब्लॉक का अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो प्रीवियस हैश इट इज़ कंप्लीट ज़ीरोज़,
ऑल ज़ीरोज़। तो ये ऑल ज़ीरोज़ जो है तो इसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। ब्लॉक नंबर 1 प्रीवियस हैश इज़ ऑल ज़ीरोज़, ठीक है? और इसमें कुछ डेटा जाएगा। तो किसी भी ब्लॉकचेन का जो पहला ब्लॉक होता है दैट इज़ कॉल्ड जेनेसिस ब्लॉक, GENESIS जेनेसिस ब्लॉक। तो यहाँ पे कुछ कुछ डेटा जाएगा। कुछ मैंने यहाँ पे डेटा चेंज किया तो ये देखें सारे ब्लॉक्स जो है रेड हो गए। ये क्यों हुई? ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये ब्लॉक थी, इसका एक हैश है। इसका जो ये हैश बना है ये नेक्स्ट इसके बाद जो ब्लॉक है उसके प्रीवियस हैश वाली फील्ड में जाएगा, ठीक है? और इस वाली ब्लॉक का जो हैश बना है वो यहाँ पर ब्लॉक नंबर से, नन से, डेटा से और प्रीवियस हैश को कंबाइन करके ये एक यूनिक हैश बना है। तो जब मैं यहाँ पर ए चेंज करता हूँ, तो थोड़ा-सा पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब कोई भी डेटा फ़ील्ड चेंज होगी तो ये हैश चेंज होगा। चूँकि यहाँ पर हैश चेंज हो गया, तो उसकी आगे वाली जो ब्लॉक है उसमें प्रीवियस हैश भी चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर इसका कंप्लीट हैश चेंज हो गया। इसके आने वाली ब्लॉक में जो इसकी प्रीवियस हैश थी, वो हैश भी चेंज होगा। कोई भी डेटा फ़ील्ड इसमें से चेंज होगी तो ये आपको प्रॉब्लम शो करेगा कि ये देखो आपकी ब्लॉक में चेंजेज़ हुई हैं। इससे फिर जो आगे वाली ब्लॉक थी, उसका भी प्रीवियस हैश चेंज हो गया है। ये और ये अभी जो है चेंज हो गए हैं, ठीक है? तो इसी तरह पूरी की पूरी ब्लॉकचेन वहीं पे रुक जाती है, ठीक है? इसमें चेंजेज़ अगर आप कुछ भी करते हो। तो इसको मैं फिर से बैक करता हूँ, तो देखिए यहाँ ग्रीन हो गई। तो ये देखिए चेन कैसे बनी? इससे जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो अपने पास है अपने पुरानी वाली ब्लॉक का प्रीवियस हैश रखता है। उससे जो फिर नेक्स्ट ब्लॉक बनेगी, वो अपने पास पुरानी वाली ब्लॉक का प्रीवियस हैश रखेगा। उसके जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगी, तो वो अपनी पुरानी वाली ब्लॉक का प्रीवियस हैश रखेगा। किसी भी ब्लॉक में जहाँ पर भी चेंजेस तो देखिए यहाँ पर ये वाली रेड नहीं होगी, यहाँ पर मैंने चेंजेस की, तो यहाँ पर चेंजेस की इसका हैश चेंज हुआ, बाकी का तो हैश चेंज नहीं हुआ ना। तो जिस डेटा सेट में मैंने चेंजेस की इसके बाद जितनी भी ब्लॉक्स बनी है वो सारी की सारी आपको शो करेंगी कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट में ब्लॉकचेन में कुछ चेंजेस हुई हैं, ठीक है? अभी इस वाले नोड को एलिमिनेट कैसे करना है? चेंजेस तो हैकर ने लेट्स सपोज़ उसने यहाँ पर आकर चेंजेस कर दी, तो मैंने बताया कि चेंजेस वो कर ही नहीं सकता। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल 51% नोड्स को उसने कंट्रोल करना है। अगर 1000 नोड है तो 500 नोड्स में उसको यहाँ पर सेम नोड में जाके सेम टाइम में ही यहाँ पर डेटा को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। उसके लिए थोड़ा-सा अभी हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद हम हैंड्स ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देंगे। देखिए ये भी दोबारा से ब्लॉक्स बन गई हैं। लेकिन अभी ये तो एक ब्लॉक ये एक ब्लॉकचेन है, ये दूसरी ब्लॉकचेन है, सेम उसी की कॉपी, ये तीसरी सेम उसी की कॉपी। ये है क्या? ये लेट्स सपोज़ ये सिंगापुर में ये एक नोड बैठा हुआ है, उसके पास ये ब्लॉकचेन है पूरी। ये वाला दुबई में बैठा है और ये वाला यूएसए में बैठा है, ठीक है? और उसकी कॉपीज़ है उसके पास। एक बंदे ने अटैक किया सिंगापुर वाले ब्लॉकचेन में, ठीक है? तो यहाँ पर उसने अटैक किया ए, ठीक है? तो जब उसने अटैक किया तो जब तक ये सिस्टम वापस से ये वाला सिस्टम वापस से ग्रीन नहीं हो जाता तब तक ये सारे जितनी भी ब्लॉकचेन है ये उसको अपना हिस्सा बनाने नहीं देती। क्योंकि ये देखो इसके पास ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, इनके पास सही डेटा है। डेटा में चेंज हुआ है इस वाले के, तो ये इसको तक सिस्टम में नहीं आने देगी जब तक कि ये अपना डेटा वापस से करेक्ट ना कर ले। करेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि यही नोड जो थी, ये जो चेंजेस हुई है उसको वापस से दोबारा अपने नियर जो इसके नोड्स होती हैं, लेट्स सपोज़ इसके करीब ये नोड भी है, तो ये उसके साथ अपने डेटा को कंपेयर करती है, देखती है। लेट्स सपोज़ मेरे पास एक पेज है और मैं अहमद के पेज से कंपेयर करता हूँ, ओह! यहाँ पे तो उसकी चेंजेस हुई, वो चेंज को मैं इमीडिएटली चेंज कर देता हूँ। अगर मैं उसको चेंज नहीं करता हूँ, तो ये नोड को फिर सिस्टम से निकाल दिया जाता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ होती है। अगर नोड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसका डेटा चेंज नहीं हो रहा वापस से, वो अपने डेटा को करेक्ट नहीं कर पा रहा, तो नोड को बिल्कुल सिस्टम से हटा दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो नोड अपने डेटा को करेक्ट कर देता है। करेक्ट कर देता है, तो फिर होता क्या है? देखिए, ये इस वाले को मैंने माइन किया, तो ये फिर भी लाल है, फिर भी जब तक ये अपने डेटा को इस तरह से करेक्ट करेगा नहीं तब तक से ये ग्रीन होगा नहीं और ये पूरे ब्लॉकचेन का सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। तो दिस इज़ हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स बेसिकली। थोड़ा-सा आपको मैं बताना चाह रहा था कि विजुअली आपकी माइंड में वो जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ब्लॉकचेन यहाँ तक हमने कवर कर लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स चले गए हैं। आई होप आप लोग मेरे साथ इसको ग्रैस्प कर पा रहे थे। अभी इसके बाद हम थोड़ा-सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैंड्स ऑन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हम ले लेंगे बस। सर किसी एक का चीज करो यार। पूछनी थी कि बेसिकली मैं किसी जगह पे पढ़ा था इसके अंदर कोई ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं मर्कल ट्री करके आई गेस कुछ हुँ। होता है।
हाँ, वो बिल्कुल। भी हैशिंग के अंदर कहीं यूज होता है, अगर कुछ जी, आइडिया है तो जी। काइंडली बताना। हाँ, मैं ये बता देता हूँ। मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पेंट। अच्छा देखिए, ब्लॉकचेन में जो है हम ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इज़िली समझने की कोशिश करें। ये आप म्यूट कर लें बस, मैंने सुन लिए। ठीक। तो मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है क्योंकि ये लेट्स सपोज़ कोई ब्लॉक है, ठीक है? ब्लॉक में हम चाहते हैं कि बहुत कम से कम डेटा उसमें इनपुट करें, क्योंकि ज़्यादा डेटा इनपुट करेंगे तो वो ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकचेन की एक कॉपी नहीं बनती, हज़ारों कॉपीज़ बनती है। तो देखिए कितनी ज़्यादा स्टोरेज लग रही होगी, जीबीज़ ऑफ डेटाज़ की स्टोरेज लग रही होगी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना कि यार डेटाबेसेस में तो 1 कॉपी बन गई, चलो 2 बन गई, 3 बन गई, बैकअप कॉपीज़ 4 बन गई। ब्लॉकचेन में तो अगर हज़ारों कॉपी बना रहे हो तो कितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हैं और कि हम कितना ज़्यादा जीबीज़ ऑफ डेटा एक सिस्टम में भी 1 जीबी का डेटा लग रहा है, दूसरे में भी जीबी का, तीसरे में भी जीबी का। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जितना अपने जो डेटा है उसको कंप्रेस कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। कि लेट्स सपोज़ इतना डेटा था, उसको मैंने कर दिया। लेकिन ये सेम इतना जो डेटा है ये उसी इतने वाले डेटा को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और इस वाले डेटा को फिर मैं जब ब्लॉक पे डालूँगा तो ये थोड़ा एफ़िशिएंट है। ये मतलब थोड़ा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और 1000 नोड्स पे अगर इसको हम डाल भी देंगे तो इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो इसमें आता है मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट। मर्कल ट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि लेट्स सपोज़ ये एक ट्रांज़ैक्शन हो गई, ये दूसरी ट्रांज़ैक्शन हो गई, ये तीसरी ट्रांज़ैक्शन हो गई, ये चौथी ट्रांज़ैक्शन हो गई, ठीक है? मैं 4 ट्रांज़ैक्शंस ले रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया कि अब हैशिंग एल्गोरिथम है जो वो डिटर्मिनिस्टिक है। आप एक बार उसको डेटा देते हो, वो आपको एक आउटपुट देगा। अगर डेटा में थोड़ी-सी भी चेंजेज़ होगी, तो वो आपको जो है एरर देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक हैश बना दिया। ये आपका डेटा था, दूसरे बंदे का डेटा था। दोनों को कंबाइन करके मैंने एक यहाँ पे हैश बना दिया, एक, ठीक है? ये एक हैश हो गया। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके ये जो 2 ट्रांज़ैक्शन थी, इसको भी कंबाइन करके मैंने एक दूसरा हैश बना दिया। फिर फर्दर इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक लास्ट हैश बना दिया और ये लास्ट हैश को मैं जाके स्टोर करता हूँ ब्लॉकचेन पे। तो देखिए डेटा वही था, डेटा को कंबाइन करके मैंने एक हैश बनाया, फिर उस डेटा को कंबाइन करके मैंने अनलेस कि मेरे पास सिर्फ एक हैश आ जाए और उस हैश को जो है मैं ब्लॉकचेन पे डाल देता हूँ। तो ये एक तरीका है कि आप एफिशिएंटली अपने जो डेटा है उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सको। होप सो कि थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमको कंटिन्यू करना है थोड़ा आगे, तो आई गेस इट्स इनफ। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि अभी वो हमने करनी है यहाँ पे हैंड्स ऑन। अच्छा मुग़ल आप भी पूछ लें क्वेश्चन। ओके हमें जो सर, है सो कुछ जी, जी, आप बोले मैं करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज यू हैव told us about the Merkle hash, Merkle root hash. So what if we want to like track the transactions? मतलब कि फिर एक ट्रांजैक्शन क्या ब्लॉकचेन के डेटाबेस पे मेरे ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से होगा जिसमें सिर्फ इस एड्रेस से जो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको, ताकि हम ट्रैक कर सकें। सो ट्रैकिंग में ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी कि अगर एक जो ट्रांज़ैक्शन स्टोर हो रही है ब्लॉकचेन पे, वो कम्बिनेशन वो एक एल्गोरिथम से पास होके, ताकि कम से कम स्टोरेज को यूटिलाइज़ किया जाए। बट व्हाट इफ इट कम्स टू ट्रैकिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शंस थ्रू स्पेसिफिक एड्रेस, वो चीज़ कैसे अचीव की जाएगी? थैंक यू। अच्छा ठीक, बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब अभी मैं मेटामास्क डालूँगा ना तो मैं आपको एक्सप्लोरर दिखाऊँगा। बेसिकली एक्सप्लोरर होते हैं, हर एक बिटकॉइन का भी एक्सप्लोरर है, इथेरियम का भी एक्सप्लोरर है, हर एक ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है। उस एक्सप्लोरर पे जाके हम बेसिकली ये सारी चीज़ों को, ट्रांज़ैक्शन को और जो भी होता है तो उसको हम ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि हमें सिर्फ़ ग़र्ज़ है कि ये चीज़ आया इस बंदे से आई या नहीं आई, तो हमें सिर्फ़ ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है? ट्रैकिंग हमें ज़रूरी है, बाकी जो डेटा है ना वो कंप्रेस जितना भी हो जाए मसला नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है? डेटा कंप्रेस हो रहा है उससे एक हैश बन रहा है। लेकिन जो ट्रैकिंग का वो आपने बताया ना तो ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेसिफ़िक ट्रांज़ैक्शन आप देखना चाह रहे हैं ना तो उसका जब पब्लिक एड्रेस आप डालते हो उस एक्सप्लोरर पे तो वो उसकी वो पूरी की पूरी ट्रांज़ैक्शंस को शो कर देगा, ठीक है? तो ये है कि ट्रैकिंग के लिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। ट्रैकिंग जो वो है ना हैशेस वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। ये बेसिकली डेटा क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा यहाँ पे वो मैंने सॉरी बंद कर दिया। दोबारा से मैं
ये क्योंकि देखिए आपने थोड़ी देर पहले यही यहाँ पे नोटिस किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे का जो एड्रेस होगा ट्रैक करने के लिए वो इसी हैश के जितना ही होगा। इस हैश से ज़्यादा नहीं होगा। तो वो एक स्ट्रिंग होगी 64 वर्ड्स की या अल्फ़ाबेट्स की या जो भी है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये डेटा फ़ील्ड जो है ये बहुत बड़ी है, कंपेयर टू अदर फ़ील्ड्स ये बहुत बड़ी है ना। तो ये हम सिर्फ़ डेटा फ़ील्ड को कंप्रेस करते हैं, ना कि ये जो बाकी जो हैशेस हैं या जो है उसके एड्रेसेस हैं उसको ट्रैक करने के लिए हम उसको नहीं कंप्रेस करते। हम सिर्फ़ इस डेटा फ़ील्ड को क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा एमबीज़ ऑफ डेटा को मतलब डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ से ही विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि ये देखो बाकी चीज़ें बस सिर्फ़ एक-एक लाइन का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। लेकिन डेटा आप जितना भी डालना चाहो ये देखिए इसमें आप कितना ज़्यादा डेटा डाल सकते हो। तो बेसिकली डेटा को हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस फॉर्म में फिर उसको ब्लॉकचेन पे डाल के देते हैं। तो वर्कर रूट का कॉन्सेप्ट ये था कि उसको कंप्रेस करके हम एक ही उसका हैश बना दें। और वो हैश इसलिए बनाना है कि हम ये का देख सकें कि डेटा में कोई चेंजेज़ हो रही है ना या नहीं हो रही। ठीक है? और बाकी जो आपने उसका बताया कि पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन तो वो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, वो होती है उसमें पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन में। तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा अभी हम थोड़ा-सा हैंड्स ऑन अभी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा इसमें थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन चीज़ों को भी मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद बस जल्दी-जल्दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करके एंड में क्वेश्चन आंसर और क्विज़ेज़ से फिर सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन से बहुत रिलेट कर देते हैं। तो देखिए आप आपको अभी इस सेशन में अभी थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी उसका एक यूज़ केस है, ठीक है? तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन लेकिन ब्लॉकचेन को मैंने आपको बता दिया ना कि कितने डिफरेंट और यूज़ केसेस हो सकती हैं। मैंने एनएफटी आपको बता दिया, मैंने आपको डीफाई बता दिया, मैंने आपको और डिफरेंट चीज़ें एनजीओ और सारी एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दे दी। सो ब्लॉकचेन इटसेल्फ द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट देन क्रिप्टो करेंसी। दूसरी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो थोड़े बहुत लोग लेट्स सपोज़ ब्लॉकचेन की नॉलेज होती है उनके पास, तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ ब्लॉकचेन में पैसे बनाए जा सकते हैं थ्रू डेवलपमेंट, नहीं भई, अगर आपके पास ब्लॉकचेन की फंडामेंटल की जो अभी आपको मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ, ये नॉलेज अभी डेवलपमेंट पार्ट अभी आएगा, वो नहीं। ये जितनी मैंने आपको नॉलेज दी है, थोड़ा-सा मैंने आपको सरफेस लेवल दी, इसको थोड़ा-सा डीपली अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आप ब्लॉकचेन में पैसे बना सकते हैं विदाउट इवन बीइंग अ डेवलपर। यू कैन अर्न थ्रू बीइंग वेब3 कंटेंट डेवलपर, ठीक है? कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर या जो है आप वेब3 के किसी भी स्टार्टअप का बिज़नेस डेवलपर बन सकते हैं। आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? अभी कोई वेब3 स्टार्टअप है तो वो किसी मार्केटर को अगर हायर करेगा, कोई बंदा कितना भी स्किल्ड हो, लेकिन अगर उसके पास वेब3 या ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है, तो वो तो उनका काम का नहीं है ना। तो अगर आप मार्केटर हो और आपके पास ब्लॉकचेन की नॉलेज है, वेब3 की नॉलेज है, सो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, ठीक है? सिमिलरली आप वेब3 डिज़ाइनिंग पे चले जाओ, कुछ भी तो आप डिफरेंट फ़ील्ड्स में बना सकते हो। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि हम डेवलपर ही बनेंगे तो तभी जाके हम ब्लॉकचेन में पैसे बना सकेंगे। तीसरी बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट में ये बस डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट 2 किस्म की होती है। एक होती है कोर डेवलपमेंट, लेट्स सपोज़ एक बंदा है वो इथेरियम ब्लॉकचेन बना रहा है, तो ये भी डेवलपमेंट डेवलपर्स ने बनाई है। एक बंदा है वो 1 आवर ब्लॉकचेन बना रहा है, तो ये भी डेवलपर्स ने बनाई है। और एक होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, जिसको आप डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशंस भी कहते हो, सॉफ्टवेयर्स कहते हो, जिसको आप किसी रनिंग ब्लॉकचेन पे डालते हो, डिप्लॉय करते हो। अभी बेसिकली हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे और 1 आवर ब्लॉकचेन। तो ये थोड़ी-सी उससे डिफरेंट है। अच्छा मैं थोड़ा-सा आपको प्रोपोज़िशन भी बता देता हूँ। 95% ऑफ द डेवलपर्स आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है और 5% ऑफ द रेस्ट डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन कोर डेवलपमेंट, ठीक है? मैं खुद भी अभी एक ब्लॉकचेन बना रहा हूँ, कोर डेवलपमेंट अभी मैं मतलब साथ-साथ सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ और मैंने मतलब वेब डेवलपमेंट बहुत की है। तो अभी थोड़ा-सा आपको अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप लिख लें अपने पास, नोट कॉपी पेन रख लें। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जाना है गूगल में, ठीक है? कंट्रोल टी यहाँ पे आपने लिखना है मेटामास्क वॉलेट। मेटामास्क वॉलेट लिखेंगे ये पहले आपके पास आएगा, ठीक है? इसको करना है डाउनलोड। मेरे पास यहाँ पे खुला है तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ डाउनलोड इसको। इसको अगर डाउनलोड करेंगे इसका एक्सटेंशन बनेगी और ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा। फिर उसके बाद आपको मेटामास्क जो एक्सटेंशन है उसको ओपन करके उसमें अकाउंट बनाना है। तो अभी हम जाएँगे यहाँ पे मेटामास्क को ओपन करेंगे। ये इंस्टॉल हो जाए, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, ऐड हो गया। तो यहाँ पर मेटामास्क को हमने ओपन किया
और यहाँ पे हम अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? आई एग्री, क्रिएट न्यू वॉलेट। तो बेसिकली अगर आपको ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन करनी है कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी, तो आपको इस तरह से एक इकोसिस्टम चाहिए होगा। विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द मेटामास्क या कोई और भी वॉलेट हो गया कुछ भी, तो आप उसका हिस्सा ही नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये वॉलेट हमने बनाया और आई एग्री किया मैंने। यहाँ पर हम कुछ पासवर्ड डाल लेंगे। अच्छा, ये टेम्परेरी पासवर्ड है कि कभी भी आपको अगर यहाँ से इसी सिस्टम से बार-बार लॉगिन करना हुआ तो ये पासवर्ड आपको चाहिए होगा। लेकिन देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट मेटामास्क कैन नॉट रिकवर दिस पासवर्ड फॉर मी। Web2 में क्या होता है कि हम ईमेल से बनाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी ईमेल इसने मुझसे नहीं माँगी। मैंने डायरेक्ट पासवर्ड दिया। तो कल को जो है अगर मुझसे ये मैं मेटामास्क को डिलीट कर देता हूँ, तो मैं इस पासवर्ड को रिकवर नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक स्पेस की चाहिए होगी, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। वेब2 में हम क्या करते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड कर देते हैं और हमारे ईमेल पे जो है एक मेल आ जाती है, वहाँ से हम उसको रिकवर कर लेते हैं। वेब3 में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने किया क्रिएट वॉलेट और ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। फिर वहाँ यहाँ पर आपको ये फ्रेज़ चाहिए होगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको रिवील कर दिया। ये फ्रेज़ किसी को भी आपने रिवील नहीं करना। दिस इज़ योर रिकवरी फ़ेज़। जैसे वो होता है ना, हमारा पासवर्ड भूल गया या लेट्स सपोज़ आपसे मोबाइल गुम गया, तो जब आप दोबारा डालते हैं तो आपको पासवर्ड याद नहीं, तो आप फॉरगॉट ईमेल का वो पासवर्ड कर लेते हैं, ईमेल पे आपका आ जाता है। लेट्स सपोज़ यहाँ से मैंने मेटामास्क डिलीट कर दिया, तो वो दोबारा उस पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा। मुझे ये 12 वर्ड्स का फ्रेज़ चाहिए होगा। तो इसके लिए करना क्या है, इसकी एक लेना है स्क्रीनशॉट और बहुत सेफ़ली अपने पास रखना है अपने। तो रखेंगे इसको यहाँ पर अपने पास, ठीक है? अभी ये कन्फर्म करेगा कि आया वाक़ई आपने इसको कॉपी कर लिया या नहीं। तो यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पे था बोरो, क्यूट, इंश्योर। बोरो, क्यूट और इंश्योर, ठीक है? तो ये 12 वर्ड्स का फ्रीज़, तो ये आपका वॉलेट इस तरह से बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको वॉलेट मस्ट बनाना होगा। उसके बाद ही आप कुछ का मतलब वेब3 के इकोसिस्टम से अटैच हो। ये एक गेटवे है बेसिकली। अच्छा, अभी सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, गूगल में अगेन आपने जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है वनार टेस्टनेट, ठीक है? तो बेसिकली अभी हमने ब्लॉकचेन पे एक ट्रांज़ैक्शन करनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है और ब्लॉकचेन पे अगर आप कुछ भी एक्शन परफ़ॉर्म करते हो तो उसके लिए आपको बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है? आप विदाउट बैलेंस कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आपको कुछ कॉइन्स चाहिए होंगे। तो क्योंकि अभी हम ओरिजिनल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, दिस इज़ अ टेस्ट नेट, तो हमें ओरिजिनल टोकन तो हम खर्च नहीं कर सकते ना अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए हमें टेस्ट नेट चाहिए होगा। टेस्ट नेट बेसिकली क्या होता है कि आपने मोनोपोली पैसे देखे होंगे ना कि ओरिजिनल नोट के नकली नोट बना दिए जाते हैं और उसपे फिर बंदा खेलता है, ठीक है? तो सिमिलरली हमें क्योंकि टेस्ट करना है कि या हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम फेक करेंसी, एक ओरिजिनल करेंसी की एक फेक टोकन्स हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉसेट्स चाहिए होंगे। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, ये फेस 1 आवर टेस्ट नेट का, ठीक है? इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पर ये आपसे वेरीफाई करेगा कि आप ह्यूमन हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हमने, अच्छा ये अहमद आप इसको साथ-साथ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लेते रहें कि मेबी बाद में इन लोगों के साथ शेयर करना हुआ तो क्या शेयर कर लेंगे हम इनके साथ। जी, अच्छा, मैं ले रहा हूँ। जी, जी। ये तो मैंने, चलो यहाँ पे जो है अभी ये एड्रेस माँग रहा है, तो एड्रेस के लिए हमने जाना है मेटामास्क में, ठीक है? और ये यहाँ से हमने किया कॉपी एड्रेस। हमने अपना एड्रेस कॉपी किया, फिर इसको हमने यहाँ पे डाला और इस पे जो है हमें, अच्छा, ये थोड़ा-सा म आपको मसला देगा, वो क्यों देगा? ये मैंने थोड़ा आपको बताना था। ये इसलिए कि इनका जो वॉलेट है ना, ये भी ऐड नहीं है, तो सबसे पहले आपने ऐड वैनगार्ड टेस्टनेट इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले इनको ये वनार ब्लॉकचेन अपने इस वॉलेट में ऐड करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपको कॉइन्स मिल सकेंगे, ठीक है? अभी आएँगे तो देखें ये अभी इथीरियम से चेंज होके वैनगार्ड पे आ गया। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये फंड आ गया, ठीक है? तो मुझे 5 वेनरी मिल गए होंगे, 5 इनके टोकन्स मिल गए होंगे। थोड़ा-सा मैं ये देखें 5 वीजी, तो इसको अभी मैं टे टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ।
अच्छा, थर्ड स्टेप आपका ये होगा, ये मैं आपके साथ एक रिपो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं स्क्रैच से आप लोगों के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन मस्ट कर दूंगा। ये एक रिपोजिटरी है, कंट्रोल सी, इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें कुछ हमने टेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं। वेयर कैन आई ड्रॉप इट? चैट। आप खिजर भाई इधर ही शेयर कर दें Q&A में, मैं कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है, और इसके साथ आपने एक लिखना है मेन। ये 2 चीज़ें हैं। अच्छा, हो गया। अच्छा, या फिर थर्ड जो चीज़ होती है, हमें एक डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे जाएँगे, क्योंकि अभी हम वीएस कोड और ये सारे झंझट कर नहीं सकते। अगर आप लोकली अपने ये जो वीएस कोड यहाँ पे पड़ा है ना, अगर इसमें अगर आप डेवलपमेंट करते हो, तो उसमें बहुत बड़ा मसला ये होता है कि उसमें आपको डिपेंडेंसीज़ देखनी पड़ती हैं, आपको पैकेजेज़ इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट सेट करने में ही 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। लेट्स सपोज़, इसकी मिसाल ऐसे लें कि आपको एक नया सिस्टम मिला, उसको अभी उसमें अभी आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, फिर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, फिर ये और फिर वो। इससे अच्छा होता है कि आप किसी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे डायरेक्टली ही आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो, कि जो पैकेजेज़ है वो उसकी सारे झंझट वो क्लाउड देके बस मुझे सारे डायरेक्ट डायरेक्ट ईज़िली डेवलपमेंट मिल जाए, ठीक है? तो बिगिनर्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो रीमिक्स आईडीई को यूज़ करें। दिस इज़ अ क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म। तो रीमिक्स आपने लिखना है रीमिक्स आईडीई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्ड आपने लिखना है इस तरह से रीमिक्स अ, रीमिक्स आईडीई। सर्च करना है गूगल में, और आपने सबसे पहले वाली जो आपके पास आएगी, तो उसको ओपन करना है, आपके पास ये इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट आएँगी चीज़ें। फाइल एक्सप्लोरर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ऑलरेडी लिखे हैं कि आपको टेस्टिंग के लिए आप इसको देख सकते हैं। ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक आपकी जो प्रोजेक्ट होता है ब्लॉकचेन का, उसके ऊपर आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, वो ऐसे दिखता है। उसमें ये फाइल्स मस्ट होती हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, टेस्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और कुछ डिपेंडेंसीज़ होती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, मैंने जो अभी आपके साथ वो रिपो शेयर की है, आपने जाना है यहाँ पर गिट में जाना है, गिट में आपने जाना है क्लोन में। वो रिपॉज़िटरी आपने यहाँ पे, थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। वो रिपॉज़िटरी आपने यहाँ पे क्लोन फ्रॉम यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करनी है, और नीचे जो इसके दूसरा ब्लॉक है, उसमें आपने लिखना है मेन। तो इससे क्या होगा, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसको हमारे डेवलपर्स ने लिखा है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, इंशाल्लाह फिर किसी को कोई भी मसला हुआ उसको मैं फिर इंडिविजुअली भी बता भी दूँगा। तो ये आपने लिखना है, इसको करना है क्लोन। इसको क्लोन करने से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी रिपॉज़िटरी क्लोन हो जाएगी। ये हो गया क्लोन। अभी हमने जाना है फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे देखिए वो पहले वर्कस्पेस था, कुछ ऐसे नाम था, लेकिन अभी वो चेंज हो गया लैंडिंग डैप में। ये एक अभी डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में आएँगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है? अभी एक कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का तरीका क्या होता है? आपको, अगर आप में से कोई डेवलपर है यहाँ पे, बेसिकली कोई भी चीज़ डिप्लॉय करने से, थोड़ा मैं छोटा कराऊँगा, डिप्लॉय करने से पहले उसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है? मतलब कंपाइल करते हैं, आया इसमें कोई एरर तो नहीं है? इसलिए आपने डेवलपर्स को बार-बार कहते हुए सुना होगा, बग्स एंड एरर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चीज़ को पहले कंपाइल करते हैं, आया हमारी जो हमने ये कोड किया, ये सही से रन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जब वो कन्वर्ट हो जाता है, यही सारा आपका जो ये कोड होता है, ये एक बार जब कंपाइल हो जाता है, तो ये मशीन रीडेबल कोड में चेंज हो जाता है, ठीक है? आप में से जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे, उनको पता होगा कि ये मशीन रीडेबल कोड में चेंज हो जाता है। वैसे तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ पर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। वो हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, ठीक है? तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बिटकॉइन वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे, और कंट्रोल एस जैसे ही दबाएँगे, तो वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमैटिकली कंपाइल कर देगा, ठीक है? दिस इज़ ओनली यू हैव टू डू टू कंपाइल अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये करना क्या है, हमने थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करनी है लिटिल बिट। हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर आपने इसको पेरिस करना है, ठीक है? पेरिस। कंपाइलर में आपने आना है, सॉलिडिटी कंपाइलर, और यहाँ पर आपने इसको करना है पेरिस, और इसको आपने करना है कंट्रोल एस करके कंपाइल। तो जब कंपाइल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक शो होगा। अगर यहाँ पर क्रॉस शो होगा, तो मतलब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल नहीं हुआ, ठीक है? तो हमने क्या-क्या किया, सबसे पहले हमने वॉलेट बनाया, फिर उसके बाद जो है
हमने वॉलेट में जो है इंस्टॉल करके उसमें अकाउंट बना के उसमें सबसे पहले वनार ब्लॉकचेन को टेस्टनेट को ऐड किया। वनार टेस्टनेट को ऐड करने के बाद हमने उसमें फॉसेट्स जो फ्री टोकन्स होते हैं हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए होंगे वो हमने डाले। ठीक है, हमें जो 5 टोकन मिल गए। तो उसके बाद आपको जो ये मैंने रिपॉजिटरी शेयर की, यहाँ पर गिट में आना है, यहाँ पर रिपॉजिटरी डालनी है, यहाँ पर मेन में आपने वो रिपॉजिटरी डाल के क्लोन करनी है। आपके पास ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आके क्लोन हो जाएगा। उसके बाद उसमें सिर्फ मैंने अभी एक प्रोजेक्ट को कॉल के यहाँ पर कंपाइल किया कंट्रोल एस करके। कंपाइल आपको कैसे पता लगेगा, जब यहाँ यहाँ पर ये ग्रीन शो होगा ना, सो इट मीन्स द द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अगर यहाँ पे दूसरा शो होगा तो मतलब कंपाइल नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद इसको अभी डिप्लॉय करना है। इसको हमने यहाँ पर तो हो गया हमारे पास, लेकिन इसको भी हमने ब्लॉकचेन पे चढ़ाना है। तो उसके मतलब ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय करना है, रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे डिप्लॉय। इसके लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर आप इसको लोकली भी डिप्लॉय कर सकते हो, इसी क्लाउड सिस्टम में यहाँ पर डिप्लॉय करो, या आप जो है ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय कर दो। तो अगर आप ब्लॉकचेन पे डालो तो जितनी नोड्स होंगी उस सब की सब नोड्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो सारी सारी नोड उसको कॉपी कर लेंगी। उस चीज़ पे हमने अल्टीमेटली इसको डिप्लॉय करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे करना है वॉलेट, इसको एनवायरनमेंट को चूज करके वॉलेट कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट आएगा, इसको ओपन किया, मेटामास्क। देखिए मेटामास्क पॉपअप हो गया। मेटामास्क कह रहा है कि यार ये जो आप इस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो, आप इसको ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। तो ये दिस इज वेरी यूनिक एंड यू नो वेरी ऑसम अबाउट ब्लॉकचेन इन वेब3 कि ये सारा कंट्रोल आपके पास होता है। जो भी चीज़ आप करते हो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। तो ये कह रहा है आप ये कर रहे हो या आप इसको ट्रस्ट करते हो, इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, वी डू कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें 5 ईथर शो कर रहा है, तो वो 5 जो मैंने मुझे टेस्टनेट टोकन्स मिले थे ना, वो यहाँ पर अभी शो कर रहा है। अभी डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर ये 1-2 कमांड्स मुझसे माँग रहा है। बेसिकली हम अपना एक कॉइन मिंट करना चाह रहे हैं। हम अपना एक कॉइन उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। उस कॉइन का मैं नाम रख देता हूँ कि जैसे आपने सुना है ना बिटकॉइन, बिटकॉइन इज़ अ कॉइन। तो उसी तरह हमने एक कॉइन को डिप्लॉय करना है जिसका नाम है फिज़र। और उसका फिर कोई सिंबल भी होगा। जैसे वो बिटकॉइन होता है ना तो उसका होता है बीटीसी। तो यहाँ पर खिज़र का मैं रख देता हूँ केज़ेडआर सिंबल। और चूँकि ये स्ट्रिंग है तो वी हैव टू पुट इट इन कोटेशन मार्क्स। और चूँकि 2 अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, 2 अलग-अलग कमांड में दे रहा हूँ, तो मैंने दरमियान में एक सेमीकोलन डाल दिया है। ठीक है? बिस्मिल्लाह, लेट्स डू डिप्लॉय इट। डिप्लॉय करने के लिए भी ये आपसे पूछेगा कि ये इतनी इस पे नेटवर्क फ़ीस लगेगी। देखिए, मेरे पास 5 वैनगार्ड टोकन्स हैं, वेनरी टोकन्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 0.0019 टोटल इसकी गैस फीस रिक्वायर्ड है। गैस फीस कॉन्सेप्ट मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डीप है, लेकिन ये होता है कि आप कभी भी कोई ट्रांज़ैक्शन करते हो on any blockchain you have to pay gas, whether it's for development purposes or whether if you are sending some money to other person। हम कहते हैं हाँ वाक़ई ये गैस फीस मेरे पास है और मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको करके दिखा देता हूँ। कि देखिए यहाँ पे आपको ये ग्रीन शो हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। ठीक है? सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अभी मैंने देखना है कि आया ये वाक़ई ये जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, तो ये वहाँ पर डिप्लॉय हो गया या नहीं हो गया। इसको यू कैन सर्च इट। आपने यहाँ पर जाना है मेटामास्क में। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुली आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। यहाँ पे मैं गया, जो मैंने एक्सप्लोरर की बात की थी, यू कैन सी अब अभी आप इस ट्रांज़ैक्शन को देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैंने इसको किया, अभी मैं इसको देख रहा हूँ वो आया या ये वाक़ई मैंने वैनगार्ड वनार ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गई या नहीं हो गई। तो इसको चेक करने के लिए वी डू इट व्यू ऑन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर खुल गया। थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, लेकिन बिलीव मी वो एक बार अगर आप इसको यूज़्ड टू हो गए बड़ा मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि यार ट्रांज़ैक्शन मैंने की, फिर वो आगे ट्रांज़ैक्शन किसी ने किसी और को की, वो आप पूरा ट्रैक कर सकेंगे इसको। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रांज़ैक्शन हैश, इससे इस ट्रांज़ैक्शन को आप मतलब ट्रैक कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ ये पूरा का पूरा मैं ट्रांज़ैक्शन को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है? तो ये ट्रांज़ैक्शन रिमूव हो गई। इस ट्रांज़ैक्शन हैश से फिर दोबारा से मैं इसको जो है ट्रैक कर सकता हूँ। तो यू कैन बेसिकली ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांज़ैक्शन एंड एक्टिविटी बैक ट्रैक, जो मैंने आपको बताया था कि आया ये लेदर कोट आया है वहाँ से या नहीं आया। तो यू कैन ट्रैक इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ब्लॉक नंबर,
ब्लॉक नंबर इस वाले ब्लॉक में जो है मेरी ये ट्रांजैक्शन जाके स्टोर हुई है। यहाँ पर ब्लॉक कन्फर्मेशन है, तो ब्लॉक कन्फर्मेशन इज़ बेसिकली इसके बाद कितनी ब्लॉक्स बनी। मतलब ये एक ब्लॉक बनी, इसके बाद एक ब्लॉक बनी, वो इसके साथ इसका हिस्सा बनी, ठीक है? तो ये जितनी ज़्यादा ब्लॉक्स बनती है, उतनी ज़्यादा ब्लॉक कन्फर्मेशंस आपकी ज़्यादा होती हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि फ्रॉम किसने की है ट्रांज़ैक्शन, तो वो मेरा जो वॉलेट एड्रेस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा वॉलेट एड्रेस है 0x34 एंड में जाके 71 है। तो ये यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसने इस ट्रांज़ैक्शन को किया है बेसिकली। तो यहाँ पर इसे तो आप नहीं पता लगा सकते कि यार ये किसका पब्लिक एड्रेस है, लेकिन वो पब्लिक एड्रेस अगर आपको वो देगा पब्लिक की, आप हाँ ट्रैक कर सकते हो, हाँ वाक़ई ये इसी बंदे ने की है। तो यू कैन बेसिकली वेरीफाई इट थ्रू पब्लिक की, ठीक है? तो वो मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको चीज़ें बताई थी, तो पब्लिक की से सिर्फ़ आप ये वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा वो जो डेटा था, वो आप कह रहे थे कि यार वो डेटा वो चेंज हो जाता है और वो कहाँ गया? तो अभी उसको भी देखते हैं। उसके लिए आप जाएँगे लॉग्स में स्टेट वेट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो डेटा का ये है डेटा। बेसिकली वो सारा का सारा डेटा ये है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आपको ईज़िली सही से समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। एक्स व्यू डिटेल्स ये है एक्स। वो सारा का सारा डेटा मैंने वहाँ पे कोडिंग किया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये उससे बन गया है। वो हैशिंग एल्गोरिथम उस पे लगा और इसको वी कॉल इट बाइट कोड। तो इसको आप डिकोड नहीं कर सकते अनलेस यू हैव द प्राइवेट की ऑफ दिस पर्सन। अगर ये ये जो अकाउंट है ना, इसको मैं ट्रैक तो कर सकता हूँ कि इस बंदे ने ये ट्रांजैक्शन की है। अगर मैं उसको पब्लिक की अपनी प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन वो ये मेरा डेटा नहीं देख सकता। डेटा डेटा के साथ उसने क्या कर दिया, पीछे डेटा जो था वो ये था। डेटा इसको जो मैंने फीड किया वो ये था। डेटा बेसिकली ये था। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं। लेकिन इसने बना क्या दिया है? इसने बना दिया ये। इसको अभी जो है डिकोड करने के लिए उसको चाहिए होगा प्राइवेट की। प्राइवेट की आपके पास होती है सिर्फ, वो किसी के पास नहीं होती है, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी डिप्लॉय कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे ऑफ पार्टिसिपेशन। और लकी विनर के लिए हम थोड़ा क्विज वगैरह भी कर लेंगे, लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो खिज़र आप किसी से क्वेश्चन वगैरह पूछ लें, और जो है लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर उससे हम ईमेल ले लेते हैं और फिर उनको जो है ना ईमेल सेंड कर देंगे। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बात की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ना, कोई बताना चाहेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है? थोड़ा सा बता दे अगर। जी हुनैन। So basically, sir, smart contracts are self-executable contracts. इसमें basically functionalities होती हैं, and whenever they are triggered for specific condition, they automatically perform हो जाते हैं. And हमारे पास blockchains होती हैं to facilitate these smart contracts like Ethereum, Solana, and etc. So basically, smart contracts हमारे पास सारी terms and conditions हम उस पे लिखते हैं, and they are self-executable, and they are immutable, and they are totally transparent. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये है कि रूल आपको इसका ये होगा कि जिसने पहले हाथ रेस किया तो वही उसको आंसर कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ब्लॉकचेन का डेटा होता है, तो मैंने बताया कि वो ये हेक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो जो लोकल सिस्टम होता है तो उसमें डेटा किस चीज़ में चेंज होता है? हम बाकी जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। मैं ये ओपन कर लेता हूँ, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया है। उसमें किस में चेंज होता है? मैं बता चुका हूँ सेशन में ये चीज़। अब ब्लॉकचेन के लिए हम इसको चेंज करते हैं हेक्स में। तो लोकल जो सॉफ्टवेयर हम डेवलपमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप डिप्लॉय एप्लीकेशन आपने बनानी है। जी, हुनैन। So sir, if I'm not wrong, blockchain में जो डाटा होता है वो बाइट्स की फॉर्म में होता है आफ्टर डिप्लॉयमेंट, जो कि इथेरियम की ईवीएम मशीन पे रन होता है, बट आई बिलीव बाकी सिस्टम्स में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस आई में से बाइनरी और समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ज़बरदस्त। दैट्स द आंसर। बेसिकली जो कोड आप लिखते हो ना, तो वो मशीन रीडेबल नहीं होता। तो लेट्स सपोज़ आप क्लिक कर रहे हो,
तो वो क्लिक से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये बेसिकली मशीन कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो ज़ीरोज़ एंड वन्स होती है, दैट इज़ बाइनरी। तो पहले जो आप कोड लिखते हो वो चेंज होता है असेंबली लैंग्वेजेज़ में, और असेंबली लैंग्वेजेज़ से जाके फिर वो अल्टीमेटली बाइनरी लैंग्वेज में चेंज होता है, जिससे कि आपके पूरा का पूरा वो सॉफ्टवेयर काम करता है। वेल डन। हुनैन, वन मोर क्वेश्चन आपने आंसर किया। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूँ। हमने बात की टेस्ट नेट्स की और मेन नेट की, तो इसमें डिफरेंस क्या है? टेस्ट नेट हम क्यों यूज़ करते हैं और मेन नेट क्या होता है? जी, तो हारिस ने पहले। सर जी, हारिस। सर टेस्टेड बेसिकली यूज होता है जो जब हम कोई डिसेंट्रलाइज्ड ऐप या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, तो हम उसको टेस्ट करने के लिए हमें जो है वो क्रिप्टो चाहिए होती है, बेसिकली ईथर्स। अगर इन इन अदर वर्ड्स बोलूँ, तो हमें ईथर्स चाहिए होते हैं जो हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमने उसे एक्चुअली एक्चुअल किसी ब्लॉकचेन पे आफ्टर टेस्टिंग हमने डिप्लॉय करना था, तब हम मेननेट यूज़ करते हैं, और अगर हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो हम टेस्टनेट यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। टेस्टनेट बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे फेक करेंसी होती है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसपे मतलब वो सारी ऑपरेशंस कर सकते हो, बट बेसिकली इट्स फेक। मेननेट ये होता है कि आप फिर जब ओरिजिनली आप इसको सही वाले ब्लॉकचेन पे डालना चाहते हो कि यार लोग इसको यूज़ करें और वाक़ई में इसकी जो असल वर्थ हो, तो उसके लिए फिर मेननेट यूज़ होता है, ठीक है? और उसमें जो फिर वो टोकन होते हैं, तो वो भी आपके ओरिजिनल होते हैं, उसको आपको पैसों पे बाय करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज़ अगर मैंने वेनरी पे अगर अभी 1 आवर चेन पे डिप्लॉय करना पड़ता, तो मुझे वेनरी को बाय करना पड़ता, वेनरी उनका जो नेटिव टोकन है, तभी जाके मैं उसके मेन नेट पे उसको डिप्लॉय कर पाता। तो वेल आपने सही आंसर दिया। अच्छा, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी हैशिंग एल्गोरिथम्स की, मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसमें से अगर कोई 2 भी बता दे। किसी ने नोट्स लिए होंगे ना, तो उनको पता होगा। हैशिंग एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, अगेन हुनैन, माशाल्लाह। हाँ, आप बताएँ? सर प्रॉपर्टीज़ जहाँ तक मैंने आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है, सो इट्स लाइक कोड अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल SHA-256 एल्गोरिथम की, सो लाइक इट्स वन वे फंक्शन। इसकी जो हुँ, मेन कंसर्न होता है वो डाटा की इंटीग्रिटी होती है कि डाटा में सिंगल चेंज दैट्स आल्सो कॉल्ड एवलांच इफेक्ट। जो डाटा में थोड़ा सा भी आप चेंज करते हैं, सो कंप्लीटली होल हैश विल बी चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा, एंड इट विल बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर नोड्स ऑन द ब्लॉकचेन। सो सर ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हाँ, आपने बता दिए थे, हाँ, 2-3 आपने बता दिए। एक इसमें ये भी होता है कि डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। आप जब एबीसी डालते हो, तो वो आपको सेम ही हैश देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एबीसी डाला और उसको आपको वो अभी एक हैश दे रहा है, दोबारा थोड़ी देर बाद आपने एबीसी डाला तो वो आपको कोई और हैश दे रहा है। नहीं, नेवर। ये हमेशा सेम ही आपको हैश देगा ऑल द टाइम, जब आप इसको सेम डेटा फीड करते हो। और अगर लेट्स सपोज़ उस डेटा में थोड़ी-सी भी चेंजेज़ होती हैं, तो पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाता है, और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं एवलांच इफ़ेक्ट। जिसमें आपका पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाता है बाय वेरी माइनर। अगर आप बी की जगह ए कर देते हो, तो पूरा का पूरा आपका हैश चेंज हो जाता है। अच्छा, हमने मर्कल ट्री की बात की, लास्ट क्वेश्चन है। वो अगर आप में से कोई बता सके, मर्कल रूट ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं? जी, हारिस। सर मर्कल ट्री बेसिकली होता है मल्टीपल नोड्स ट्रांजैक्शंस होती है ना, मल्टीपल नोड्स के अंदर, ट्री के अंदर। तो हम दो नोड्स को मिला के उनकी एक सब रूट बना देते हैं, जिसके अंदर दोनों रूट्स का मिला के हैश पड़ा होता है बेसिकली। तो ऐसे ही स्टेप्स के अंदर हैश पड़ा होता है, तो हम किसी एक नोड का भी अगर हैश या उसका डाटा चेंज करते हैं, तो बेसिकली वो पूरा चेंज अगर हैकर उसको मतलब अटैक करता है, तो उसको ऊपर तक रूट तक चेंज करना पड़ेगा टू लाइक हैक द सिस्टम। अच्छा, ठीक है। वेल वेल ट्राई, आपने अच्छा ट्राई किया, लेकिन थोड़ा-सा मतलब सही आंसर नहीं था आपका, लेकिन वेल ट्राई। आई एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। जी, हुनैन, आप बता दें। सर बेसिकली मर्कल रूट का ये कंसेप्ट होता है क्योंकि ब्लॉकचेन में हमें स्टोरेज का भी बहुत ख्याल रखना होता है। सो बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं ब्लॉक के अंदर, सो हमें उनको कंबाइन करके एक सिंगल सिंगल हैश प्रोवाइड करना होता है फॉर द ट्रांजैक्शन, सो लेस स्टोरेज कैन बी कंज्यूम्ड ऑन द ब्लॉक। बिल्कुल, ज़बरदस्त आंसर, ज़बरदस्त। तो ये देखें, लेट्स सपोज़ मैंने 5 एमबीज़ ऑफ डेटा अपलोड किया, और 5 एमबी का डेटा 10 एमबीज़ का डेटा उसने अपलोड किया, हुनैन ने 20 एमबीज़ का हारिस ने अपलोड किया, ठीक है? मतलब डाल रहे हैं।
और इसी तरह मतलब बहुत ज़्यादा डेटा जा रहा है, ठीक है? तो अभी ये इतना ज़्यादा डेटा अगर एक ब्लॉक में हम सबका डेटा ही डालें, सबके हैशेज़ वो डालें, हैशेज़ भी सिर्फ डालें, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा कंज़्यूम होता है और इसको हम अगर स्टोर करने लग जाएँ तो ब्लॉकचेन जो है विद टाइम जो है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर 1 टीबी रिक्वायर्ड है एक नोड रन करने के लिए, तो फिर तो वो 1 टीबी आपका 1 हफ्ते में या 1 महीने में ही सारा का सारा पूरा हो जाएगा। तो ये क्योंकि इसको एफ़िशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से होता क्या है कि ज़्यादा मतलब आपको 2 बंदों का डेटा कंबाइन करके उससे आपने एक हैश बना दिया। फिर 2 बंदों का डेटा कंबाइन करके उससे आपने एक हैश बना दिया और फिर इन दोनों हैशेस को कंबाइन करके आपने एक और हैश बना दिया। इस हैश को आखिर में जब आपको अल्टीमेटली एक वन सिंगल हैश मिलता है, उसको जाके हम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं और इससे ये होता है कि ये एफिशिएंट भी होता है और मतलब ईज़ी होता है ना, आप ईज़िली इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो और दूसरा ये होता है कि ये लेस स्पेस कंज़्यूम करता है। तो वेरी वेल डन अली हुनैन हुनैन अली। आई गेस आई हैव मेट यू इन इस्लामाबाद इवेंट आल्सो जहाँ पर हम कोरडाओ का सेशन कर रहे थे। तो आई रियली लाइक योर पैशन for blockchain technology. I guess you have correctly answered the questions, and I guess you're listening to the session very attentively. तो अहमद फिर आई गेस अली ही जी हुनैन अली ही विनर है। जी हाँ, सही है। हुनैन भाई आप काइंडली जो है ना Q&A सेशन में अपनी ईमेल को मेंशन कर दें और इंशाल्लाह जो है ना हम आपको लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर सेंड कर देंगे। और मुझे तो ठीक मिड में यही लग रहा था कि हुनैन और हारिस के दरमियान ही लाइक कंपटीशन चल रहा है, बाकी हाँ, सारे हाँ। चुप करके बैठे हुए थे, तो इन दोनों ने ही नहीं, कुछ असल सुना। में थोड़ा-सा ये होता है कि लोगों को आती है चीज़ें लेकिन वो कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते। ये मेरे साथ हो चुका है। आई वाज़ एन इंट्रोवर्ट। तो दिल धक रहा होता है उनका था कि यार मैं बोलूँगा माइक ऑन करूँगा तो आ रहा है मुझे लेकिन गलत ना बोल दूँ। तो ये मसला हर किसी के साथ होता है बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। यू हैव टू एट लीस्ट ट्राई। आई रियली अप्रिशिएट हारिस फॉर ट्राइंग एंड इवन अगर उसका आंसर भी करेक्ट नहीं है वी शुड ऑलवेज़ अप्रिशिएट द एफर्ट्स। वो है उसने एफर्ट्स पुट की, उसने आंसर किया, उसने कोशिश की। तो उसने अभी थोड़ा-सा अभी ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम वो इससे और इम्प्रूव करेगा वो तो नेक्स्ट टाइम फिर और इम्प्रूव करेगा। तो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। उसके अलावा जो है आप सबको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएँगे फॉर द आप पार्टिसिपेशन। सब अपनी अ, ईमेल्स ड्रॉप कर दें ताकि फिर मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मेल कर दूँ। Q&A सेशन में जी। सारे आपने जो है ना मेल मेंशन कर दें और हुनैन आप सेपरेटली ना काइंडली जल्दी से मेंशन कर दें ताकि हम फ़िल्टर आउट कर सकें पहले। और जी। थैंक यू सो मच हैदर भाई, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया लाइक 1 एंड हाफ 2 आवर होने वाले हैं, लाइक आपने ना कंटिन्यूअसली स्पीक करते रहे और इनको ब्लॉकचेन के बारे में समझाते रहे और आपकी तो तबीयत भी कल ख़राब थी, आपने मुझे बताया भी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों ने हमें जॉइन किया और होप सो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें न्यू थी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज हैदर भाई से। तो इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को और एक्सप्लोर करूँगा और जितने भी आप लोगों ने कंसेप्ट आज सीखे हैं उनको एक्सप्लोर करें फर्दर, जो है ये लर्निंग है ना रुकनी नहीं चाहिए। और बाकी काइंडली जल्दी से आप ना अपने जो हैं ईमेल मेंशन कर दें तो दैट जज़ाकल्लाह खैर खिज़र, बहुत अच्छा सेशन था। मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें न्यू थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कोई नहीं। ऑलवेज़ कम्युनिटी के लिए इतना तो कर सकते हैं। ये है कि जो चीज़ें मैंने हार्ड वे में सीखी हैं कोशिश करते हैं कि ईज़ी वे में हम आगे कन्वे कर सकें क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं। बुल सीज़न जब होता है ना सारे कॉइन्स जब ऊपर जा रहे होते हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में फंड्स आ रहे होते हैं, तो ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स हैं एंड देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स आउट देयर, फॉर ब्लॉकचेन मार्केटर्स, फॉर ब्लॉकचेन कंटेंट राइटर्स। लेकिन सप्लाई नहीं है, खासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस कहाँ से जाएगी? हम जैसे ही लोग ही देंगे जिनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इल्म है और वो ऐसे सेशंस जब आप लोग अरेंज करेंगे तो हम देंगे। तो दैट्स वेरी नाइस एफर्ट्स ऑफ यू गाइस। आई रियली अप्रिशिएट इट। एग्ज़ैक्टली, जज़ाकल्लाह। अभी तक किसी ने मेल नहीं सेंड की। हुनैन भाई आपको लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर नहीं चाहिए, क्या कर रहे हैं? मेंशन करें अपनी सर मेल, एक्चुअली क्यों आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहे? सर Q&A में मैंने अपनी शेयर की है बट चैट इज सेइंग दैट इट्स करंटली अनअवेलेबल, वी ओ हैव ट्रबल लोडिंग योर मैसेजेस। सही मैंने चेक कर लिया, सॉरी वो मेरे पास मैसेजेस नहीं लोड हो रहे थे, सही है। नो आपके प्रॉब्लम पास सर, थैंक आ गई मैंने। थैंक यू। ठीक है हुनैन, आपको इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में लिंक्डइन मिल जाएगा इंशाल्लाह।
थैंक यू मैम। काइंडली बाकी भी अपनी जो है ना मेल जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन खिज़र एंड ऑडियंस, जिन्होंने इतना अटेंटिवली इस सेशन को सुना और आपने टाइम निकाला। और दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। होप सो कि इसी तरह के और सेशन भी हम ऑर्गेनाइज करें और आप जैसी ऑडियंस हमारे साथ आए और इकट्ठे मिलके सीखें। थैंक यू।